बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। आज की सुबह चूँकि मुझे देखने वाले तमाम लोग जो इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन के उस तरफ, आप जानते हैं कि आज की सुबह एक आम सुबह नहीं है। पेशावर में होने वाले दहशत गर्दी के इस हमले के बाद हमें ये ख़दशा है, हमें ये खौफ है कि पाकिस्तान यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशत गर्दी सर उठाने लगी है। पेशावर में पुलिस लाइन में होने वाला इस धमाका, जिसमें अब तक की तफसीलात के मुताबिक 87 अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं और आम अफराद जो कि अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं। इस पर हम डिटेल में ज़रूर बात करेंगे आपसे। अभी फौरी तौर पर इस्लामाबाद चलते हैं, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की फ़ज़ा जो है वो सोगवार है और हर कोई जो है वो सुबह उठते साथ इस खौफ के साथ उठा है कि पाकिस्तान में अब दहशत गर्दी दोबारा से सर उठाने लगी है। हरमीत इस्लामाबाद में मौजूद है, उन्हें आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। हरमीत, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो बहुत अरसे बाद, यानी हमने देखा कि जिस किस्म के हालात हुआ करते थे और हम सुबह उठते थे और अखबार में कहीं ना कहीं धमाका और उसमें हलाकतों की बहुत बड़ी तादाद हुआ करती थी और इसी तरह न्यूज़ हेडलाइंस जो है वो भरी हुआ करती थी। लेकिन फिर हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारे पुलिस, हमारे सिविलियन, हमारी फ़ौज ने जिस किस्म की कुर्बानियाँ दी और जिस किस्म के इन दहशत गर्दों का कला कमा किया, उसके बाद हमने देखा कि कल ये वाक़या जो हुआ है बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। यानी आप देखेंगे 63 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं और 150 से ज़ायद नमाजी ज़ख्मी हुए हैं। आप ये देखिए कि मस्जिद को भी नहीं बख्शा किया और खुदा के इस घर को भी टारगेट बनाया गया जब लोग इबादत में मसरूफ़ थे, जब लोग नमाज कर रहे थे। तो दहशतगर्द वाकई में अगर देखा जाए तो इनका कोई दीन धर्म, इनका कोई मज़हब, इनसे कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं लगता है जिस किस्म की इनकी हरकतें और कार्रवाइयाँ हैं। हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में TTP को या दीगर दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो दोबारा, इससे कबल जब अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी तब हमारा गिला पता था कि वहाँ से दहशतगर्द आते हैं, लेकिन इस किस्म की सिचुएशन नहीं थी। जब से तालिबान आए तो तालिबान का अपना जो कंट्रोल है वहाँ पे बड़ा ज़्यादा कम है और वहाँ पे जो वहशी किस्म के तालिबान है जो सिर्फ और सिर्फ नफरत और दहशत फैलाना चाहते हैं, वो आज भी उसी तरह सरगर्म है। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह एक मुहिम है, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं हमेशा ये बात बवसूख ज़राए और प्रूफ के साथ कहता हूँ कि हिंदुस्तान की जानिब से जिस किस्म की फंडिंग इनको होती है और बाकायदा जो आपको याद है ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब में जो करेंसी मिली थी या जब सवात में ऑपरेशन हो रहा था वहाँ पे जितनी करेंसी मिली थी वो उसमें ज़्यादा जो है हिंदुस्तान की करेंसी और को जो असलहा था वो भी हिंदुस्तान की तरफ से। और आज भी हम देखते हैं हिंदुस्तान के चैनल अगर आप लगाएं तो वहाँ पे मोदी जो है वो बारहा ये बात खुलेआम ये कहते नज़र आते हैं कि पाकिस्तान को जो है कंगलिस्तान तो मैंने बना ही दिया, अब इसको मज़ीद गिराने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को तनहा करने की, पाकिस्तान को दहशत गर्दी यहाँ फैलाने की और इसको मुआशी तौर पर नुकसान पहुँचाने की कोशिशें की जा रही हैं। और हमने कल ये जो धमाका देखा है वाकई में, अब आज इस्लामाबाद की तरफ जब मैं अपने ऑफिस की तरफ आ रहा था तो मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस जो है सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी और जगह जगह चेकिंग जो पॉइंट है उनको दोबारा बढ़ा दिया गया है। तो वाकई में ये दहशत गर्दी के हालात पहले होने वाले नेशनल सिक्योरिटी के तमाम तर ऐलानात, हमारे रियासती दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। 2014 के बाद से लेकर 2020 तक का टाइम पीरियड ऐसा था कि हमारी आवाम ये समझती थी कि दहशत गर्दी से रिलीफ और अब अमन जो है वो पाकिस्तान में आ चुका है। लेकिन अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें जो कि नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की तरफ से आई है, उसके मुताबिक 330 वाक़यात दहशत गर्दी के रिपोर्ट किए गए हैं। 2021 की अगर हम बात करें तो 2022 की निस्बत अगर हम पूरे सिनेरियो को स्केच करें तो हम देख रहे हैं कि 28% इजाफा हुआ है इस दहशत गर्दी में पिछले एक साल में। और अब अगर सिक्योरिटी माहिरीन की बात करें तो वो कहते हैं कि रवा साल यानी 2023 में दहशत गर्दी के वाक़यात में मजीद इजाफा भी हो सकता है। और ऐसा कि जब मुल्क पर ऐसा वक्त है कि हमें माशी और सियासी महाज पर ऑलरेडी बड़े चैलेंजेस का सामना है और अभी हम ये देख रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात से दोबारा से ये कहा जा सकता है कि दहशत गर्दी पूरे पाकिस्तान में सर उठा रही है। और अभी अगर सूरत हाल की बात की जाए तो करंट जो फैक्ट एंड फिगर्स हमारे पास आए हैं आज सुबह वो आपसे शेयर कर लेते हैं। ये पुलिस लाइन मस्जिद में जो धमाका हुआ गालिबन जोहर का वक्त था, जोहर की नमाज हो रही थी और कहा जा रहा है कि ये दहशतगर्द जो है खुदकश बमबार ये पहली सफ में ही मौजूद था। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, ऑलरेडी थ्रेट्स भी दिए गए थे, थ्रेट लेटर्स इनके पास मौजूद थे। सिक्योरिटी अगर हम बात करें
उस इलाके को भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखा गया था, लेकिन पहले से काफ़ी दफ़ा इस हवाले से वार्निंग भी जारी की गई थी। थ्रेट्स और वार्निंग होने के बावजूद भी उस इलाके में अगर हम बात करें तो पुलिस लाइंस की वो मस्जिद जिसमें ज़्यादातर कहा जा रहा है कि पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। 87 अफराद को अब तक कन्फर्म किया गया है जो कि जाम शहादत नोश कर चुके हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल तो 180 के करीब कहा जा रहा है कि शदीद ज़ख्मी है। मैं इस वक्त कोई सियासी बात नहीं करूँगी, मैं नहीं कहूँगी कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की, आसिफ अली जरदारी की, नवाज शरीफ की या शहबाज शरीफ की बात कर रही हूँ। मैं सियासी बात करने के अलावा आपको ये कहना चाहती हूँ कि अहलियाने पेशावर जो वहाँ मौजूद है, अभी अस्पताल में ये खबरें गर्दिश भी कर रही हैं और हमने ये खबर ब्रेक भी की अपने चैनल के थ्रू कि वहाँ पर ब्लड की अशद ज़रूरत है। अहलियाने पेशावर और गिरदोनवाह में रहने वाले लोग जो हैं वो ज़रूर कोऑपरेट करें, अस्पताल पहुँचें और जिस तरह से भी आप मदद कर सकते हैं ज़रूर मदद करें। मलबे तले दबे लोग भी अभी वहाँ पर मौजूद हैं, अभी उनको कन्फर्म नहीं किया गया। अभी ज़ख्मियों की तादाद जो इस वक्त अस्पताल में है वो 57 है, जो कि इस वक्त तशवीशनाक हालत में वहाँ मौजूद है। बहरहाल ये सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक सवाल है। सबसे अफसोसनाक वाक़या, सबसे अफसोसनाक बात एक और है। मुझे अभी आप देखें ना कि हमारे हुकूमत के पास आज भी वो मशीनरी नहीं है हमारे इदारों के पास कि वो जो मस्जिद तले दबे लोग हैं उनको निकालने में पूरी रात गुजर गई। बहुत सारे लोगों को जो है मैं कल वो वीडियो जो है वो लाइव कवरेज भी मुख्तलिफ चैनल दिखा रहे थे। तो इस किस्म की सिचुएशन अगर आप देखें, जब 2005 में ज़लज़ला आया था तो बहुत सारे लोग जो हैं उनको बचाया जा सकता था। मुझे आज भी उन खवातीन की आवाज़ें आज भी याद है जब वो रेडियो में उनकी आवाज़ें आ रही थी और उनसे पूछा जा रहा था, वो टेलीफोन मोबाइल के ज़रिए वो कह रही थी कि हमें यहाँ से बाहर निकालें, लेकिन वो पूरी रात 2 दिन जब गुजरे तो उनकी डेथ उसी मलबे के तले हुई। आपके पास मशीनरी नहीं है, आपके पास इमरजेंसी लिए कोई ऐसे आलात नहीं है ताकि आप जाके कोई इमरजेंसी ऑपरेशन कर सकें। लेकिन कल जो हुआ ये यकीनन आप एक मस्जिद की छत जब गिरी है तो ज्यादा हलाकतें भी उससे हुई हैं। और हम देख रहे थे कि मुसलसल जो लाइव वीडियो आ रही थी और लाइव कवरेज हो रही थी उसमें यही देखा जा रहा था कि लोग अंदर जख्मी है, लेकिन आपके पास कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे आलात, ऐसी चीजें नहीं थी, ऐसी मशीनरी नहीं थी कि आप उन लोगों को निकाल दें। तो ये भी एक नाकामी है कि आप हमारी हुकूमतों की कि अभी तक हम इन चीजों को खरीदने में नाकाम नजर आए हैं। इन्हें हम बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स कह सकते हैं जिसकी हमें शदीद ज़रूरत है और शदीद फकदान अस्पतालों में। लेकिन आम लोगों से रिक्वेस्ट करने का मकसद ये कि वहाँ पर इस वक्त ब्लड की अशद ज़रूरत है तो आप वहाँ पर पहुँचें, जिस तरह से जिसकी मदद कर सकते हैं ज़रूर करें। और ऐसे में एक और ख़बर आप जानते हैं कि IMF के चीफ नॉट पोर्टर जो है वो आज पाकिस्तान पहुँच रहे हैं और पाकिस्तान पहुँचने के बाद 2 दिन, अगर हम 2 फरवरी तक की बात करें तो तकनीकी इजलास मुनाकिद किए जाएंगे। उसके बाद ये 13 फरवरी तक मुज़ाकरात जो है वो जारी रहेंगे और इस दौरान वो ओगरा, नेपरा, तमाम वजारत ख़जाना समेत तमाम लोगों से मिलेंगे और इजलास मुनाकिद किए जाएंगे और तमाम चीज़ों की क्लैरिफिकेशन के बाद, क्लैरिटी के बाद $1 अरब की किस्त जो है वो मिलेगी। लेकिन ऐसे में दहशतगर्दी की ये सूरत हाल जो सामने आई है इससे बहुत सारी चीज़ें मज़ीद ख़राब हो सकती हैं। तो ये जो दौरा है हरमीत, हम पहले ही बड़ी मान चुके हैं अगर हम बात करें IMF की, और हमने बहुत मिन्नतें भी की हैं, लेकिन उसके बाद जब हम करीब पहुंच जाते हैं इस चीज़ के कि हालात थोड़े बेहतर हो जाएं और उस वक्त ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि हालात दोबारा से रिवर्स हो जाते हैं। देखिए सोहा, इसमें कोई शक नहीं है कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि जो दोस्त ममालिक पे यही हुकूमत, जिस तरह इमरान खान साहब पहले कहा करते थे जब उनकी हुकूमत थी तब वो ये दावा किया करते थे कि हम दोस्त ममालिक से मदद लेंगे और फिर डिले की गई, सारी चीज़ों को डिले किया गया और उसके उस ताख़ीर की वजह यही है कि IMF कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम से वो पीछे भी हटा। अब हम अगर इस हुकूमत को देखें तो यही दावे किए जा रहे थे कि सऊदी अरब और UAE और साथ में चाइना जो है वो हमारी हेल्प करेगा, लेकिन हमने ये देखा कि जब IMF के ये पैकेज के हवाले से इस किस्म की खबरें आई तो चाइना के जो जितने भी कमर्शियल बैंक है या UAE की जितने कमर्शियल बैंक है या दीगर सऊदी अरब की जानिब से भी दबाव जो है वो बढ़ने लगा और जो तवक्को की जा रही थी कहीं ना वहां से रिलीफ मिलेगा, वो रिलीफ हमें नहीं मिला। अब जाहिर बात है IMF की शराइत बड़ी सख्त है और हमने देखा कि उसका पहला डोज जो है वो हमें पेट्रोल की मसनूआत जो है उसकी कीमतें जिस तरह बढ़ी हैं तो हमें समझ आ गई है कि आगे क्या क्या चीज़ें जो हैं उसकी कीमतें बढ़नी हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अब IMF के साथ ये मुज़ाकरात या IMF के साथ माहिदा अगर नहीं होता तो फिर सिचुएशन उससे वर्स्ट होगी और फिर वही हालात होंगे जो श्रीलंका में हमने देखा कि सदारती महल पर आवाम ने धावा बोल दिया,
पेट्रोल ख़त्म था, वहाँ पे बैंकों में पैसा नहीं था, सैलरी नहीं मिल रही थी सरकारी लोगों को। तो इस किस्म की सिचुएशन से बचने के लिए अब आपके पास कोई और रास्ता है नहीं। तो मेरे ख्याल में अब ये मामला जो है खुश असलूबी से अगर तय होते हैं तो मुल्क आगे की तरफ निकलेगा। और आपने बदुस्त फरमाया कि हम एक चीज़ से निकलते हैं तो दूसरी चीज़ जो है वो हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती है। और अभी मौजूदा सूरत हाल जो मुल्क की है उसमें आज की सुबह तो यही है कि जो सारी बातें हमने आपसे की हैं, ये सिचुएशन मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होती ही नज़र आ रही है। लेकिन प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज की टॉप स्टोरीज़ में आपको बताते हैं कि आज की टॉप स्टोरीज़ में हमने पूरे प्रोग्राम में आपसे क्या क्या शेयर करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज़। टॉप ऑफ द ऑल आपको बताएंगे कि कत्ल के मंसूबे के बारे में जो इल्ज़ाम तराश इमरान खान की तरफ से आसिफ अली ज़रदारी को लेकर, उस पर आसिफ अली ज़रदारी ने इमरान खान को कानूनी नोटिस भेज दिया है और कहा है कि 10 से 11 दिन के अंदर अंदर मुझसे मशरूत माफ़ी मांगी जाए और ये माफ़ी मांगी जाएगी, अदरवाइज़ जो हरजाना का केस है वो हो जाएगा। और उसके बाद ये सिचुएशन देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचती है। लेकिन ये कानूनी नोटिस जो है वो इमरान खान को आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से भिजवा दिया गया है। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको आज एक एथलीट से आपकी मुलाकात कराएंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले और फ़ख्र पाकिस्तान, जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक से फ़ाइट करके और बहुत सारे ममालिक के दरमियान अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके जीतने वाले गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एथलीट हैं और इनसे आपकी आज मुलाकात कराएंगे। वो हमारे मेहमान होंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आज हमारा ये सेगमेंट जो है ये स्पेसिफिकली आपके लिए है। वो तमाम लोग जिनके बारे में हम बात तो करते हैं, हरमीत की महंगाई बहुत ज़्यादा है, हाउ कुड दे मैनेज, वो कैसे मैनेज करेंगे। ये अगर आप 40,000 की तनख्वाह लेते हैं या एक दिहाड़ीदार इंसान की बात करते हैं, एक दिहाड़ीदार मजदूर है, अगर वो रोज़ाना का 1000 रुपये कमाता है तो भी मैं फ़ीस की बात नहीं कर रही, रेंट की बात नहीं कर रही, कपड़ों की बात नहीं कर रही, आपके एक्सपेंडिचर्स की बात नहीं कर रही। ये सेगमेंट स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है कि अगर हम सिर्फ खुराक की बात करें, 3 टाइम के खाने की बात करें, 3 टाइम के रोटी की बात करें, तो एक आम लेमैन अपने घर का बजट कैसे मैनेज कर सकता है और वो सुबह दोपहर शाम के खाने से कितने उसके अखराजात जो है वो डिस्टर्ब हो गए हैं। क्योंकि हमने एक फैक्ट एंड फिगर निकाला था कि महंगाई इतनी ऊपर जाने के बाद आपके घरेलू अखराजात में 30% इजाफा हुआ है, लेकिन हरमीत सैलरी उतनी की उतनी, डिजिट्स उतने के उतने। तो एक आम लेमैन कैसे मैनेज करता है, ये मैनेजमेंट का एक सेगमेंट है जो कि हमने आज शेयर करना है आपके साथ और इसको हम आपसे शेयर करेंगे डिटेल के साथ। माहिर माशत हमारे साथ होंगे, वो आपको कुछ सजेस्ट भी करेंगे, कुछ टिप्स भी देंगे कि आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डेली डोज का टाइम हो गया है, तो आपको डेली डोज में सबसे पहला डोज देते हैं अमेरिका से। अमेरिका के इस वक्त एक वेस्ली जिस बंदे का नाम है और उसने क्या किया है वो आपको बताते हैं। बेसिकली 32 फीट लंबी यूनिसाइकिल सवारी का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो इन्होंने बनाया है। हादसा इनके साथ हरमीत क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। स्पेन स्कॉट टैलेंट में ये हादसा पेश आया, जिसके बाद इनकी 5 बार सर्जरी हुई और 27 फीट की बुलंदी से ये नीचे गिरे। लेकिन उसके बाद भी आप देखें कि उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उसके 1 साल बाद उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है और अब जो करंट रिकॉर्ड है वो है तकरीबन 32 फीट लंबी यूनिसाइकिल की सवारी का रिकॉर्ड। और बनाने के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आ गया। इट सीम्स टू बी लाइक वेरी डेंजरस एंड ट्रिकी। मतलब कई बार हड्डियां टूटने के बावजूद टिकने वाला नहीं है, फिर भी देख लें। मतलब आप वाकई में ये बड़ा मुश्किल काम है और उसको बैलेंस करना इतनी ज़्यादा हाइट पे तो, लेकिन है वैसे कमाल कर जाते हैं बहुत सारे लोग जो हैं और अपनी जान जो है जोखों में डाल के वो कुछ ना कुछ ऐसे कारनामे सर अंजाम देते हैं कि हम हमारे साथ साथ बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनको देख के हैरान हो जाते हैं और यही वजह है कि रिकॉर्ड भी उनके ही नाम हो जाता है। लेकिन आपने जिस तरह कहा कि भाई बहुत सारी सर्जरियाँ करके एक बार हड्डी टूट जाए तो भाई इंसान तौबा ही कर ले, लेकिन आप देखें ना कि आप बारहा हिम्मत करते हैं और हौसला नहीं औरते हैं, फिर जाहिर बात है रिजल्ट तो इस किस्म का आना ही है। तो ये अब पॉलिसी जो आपको अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए वो है ट्राई अगेन एंड अगेन। 5 दफ़ा सर्जरी होने के बाद भी अगर वो अगेन एंड अगेन वाली पॉलिसी पे है तो फिर अभी आपकी ज़िंदगी में तो नॉर्मल चीज़ें हैं, छोटे छोटे हादसा एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन आपको मुसलसल कंसिस्टेंटली कोशिश करते रहना चाहिए। किसी भी काम के लिए कामयाबी आपको मिल जाती है। इस थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो ऐसी है हरमीत, आपको याद होगा बचपन में पता नहीं मैं तो इस चीज़ को बहुत इमेजिन करती थी कि अगर ऐसा हो कि मेरी डेथ हो जाए
तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जो मुझे मिलने आएंगे या मुझे देखने आएंगे, या मिस्टर इंडिया की तरह मैं जिंदा हूं लेकिन ये देखूं कि कौन कौन रो रहा है और कौन कौन क्या कर रहा है। ये बड़ी एक ना इमेजिनेशन बच्चों के ज़हन में आती रहती है अक्सर। देखिए जनाब, हमारी तो इमेजिनेशन है, इस बंदे ने तो रियलिटी में ये कर दिया। 60 साल ये शख्स है जिसने अपनी मौत की झूठी इत्तला फैला दी विद ऑल एविडेंस, सोशल मीडिया पे खबर लगाई और उसके बाद वेन्यू बता दिया कि ये वेन्यू है, ये चर्च है, आप सबने यहाँ पहुँचना है। अच्छा, अवामुन नास जो है वो इस खबर को सच समझ के चर्च पहुंच गई, और जब चर्च पहुंची तो इस बात का पता लगा कि जी जनाब, तो जनाब की आवाज़ आ रही है माइक पे, तो उन्हें लगा रिकॉर्डिंग चल रही है इस बंदे की। थोड़ी देर बाद जनाब खुद जब बाहर आए हैं तो जो उनको गालियां पड़ी हैं, जो लोगों ने उनको बुरा भला कहा है, ये कैसा मजाक है। तो आप ऐसा ही होना था ना कि बुरा भला तो बड़ी बात है, ऐसे हमारे जैसे दोस्त होते तो फिर उसकी वाट लगानी थी। लेकिन आप देखें ना कि इसने किस किस्म की सोशल मीडिया के जरिए या अपनी तस्वीर वायरल करना और कि भाई मेरी डेथ हो चुकी है, यानी बड़ी बात होती है कि आप पहले से अपने आप को डिक्लेयर कर लेते हैं। और सिर्फ मुझे तो वो किस्सा याद आ गया जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका था। हमारे दूर के रिश्तेदार, उनकी पूरी फैमिली इंग्लैंड गई है, तो इंग्लैंड जाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने पूरे जिंदा भाई को बेचारे को मरवा दिया। अब वो बेचारे इधर अकेले अकेले फिरता रहते हैं और वो बाकी जाके फैमिली जो है इंग्लैंड में मजे कर रही है। और आप देखिए कि इसका मकसद क्या था। एक्चुअली ये 60 साल शख्स जो है सिर्फ ये देख जस्ट वांट टू सी कि मेरी डेथ पे कौन कौन आता है। एक्चुअली आपको पता है इसका प्रोफेशन क्या सा, मुख्तलिफ जो रसूमात होती हैं वो डेथ की हों या शादी की हों या तकरीबात हों, ये उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। और इनका एक्सपीरियंस ये था कि मैंने 500 से ज़्यादा तकरीबात जो है वो ऑर्गेनाइज की हैं, तो मैं अपनी तो डेथ सेरेमनी जो है उसको भी ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। तो उसने बाकायदा बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया इसको। और उसके बाद जब वो वहाँ से बाहर निकला तो उसके रिश्तेदार और दोस्त जो थे उन्होंने काफ़ी गुस्से का इजहार किया कि ये कोई मजाक नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता, लेकिन उनके इस मूव्स को वो सब लोग जानते हैं। लेकिन ये मूव्स जो आपको दिखा रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं इंडिया से। इंडिया की सड़कों पर ये मूव्स करता हुआ भूत नहीं है, बल्कि ये बाकायदा तौर पर फैन कहा जा सकता है इसको, माइकल जैक्सन का। अच्छा, माइकल जैक्सन के बारे में हरमीत ये बहुत मशहूर भी था कि जब वो उनकी डेथ हुई है तो उनके बारे में कहा जाता था कि नहीं वो मरे नहीं है, बहुत सारी जगहों पर उनके भूत को देखा जा सकता है। लेकिन जो उनके फैंस हैं वो उनका गेटअप कर कर अक्सर जो है वो मांगते भी हैं इस तरह से। अगर उनके अमेरिका की बात करें या इस तरह की स्टेट्स की बात करें, या भारत में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, बिकॉज भारत में डांस बहुत किया जाता है, वो तो डांस को बाकायदा एक मजहब समझते हैं, तो वो इसलिए वहाँ पर इस डांस को, और अगर हम बात करें इन मूव्स को पता नहीं क्या कहते हैं, क्लासिक नहीं कहते, कुछ और ही कहते हैं। ये जो डांस है, इस डांस फॉर्म को मुतारिफ जो है वो माइकल जैक्सन की तरफ से कराया गया है। तो ये जनाब जो है वो इंडिया की सड़कों पर रात को घूमते हैं और लोग डरते हैं, लेकिन दरअसल ये माइकल जैक्सन के फैन है। वैसे मैं बहुत सारी वीडियोस हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, टैलेंट की कोई कमी वहाँ पे नहीं, और बेपना टैलेंट है। हम छोटे छोटे बच्चों को उनको देखते हैं स्क्रीन पर। आपने कहा कि उनके मजहब कैसा है, लेकिन हम वैसे देखते हैं कि बेपना टैलेंट है वहाँ पे। और हम देखते हैं कि बच्चों को, बूढ़ों को, कहीं ना कहीं उनके डांस बड़े मुख्तलिफ होते हैं। तो ये माइकल जैक्सन की जो ये जो वीडियो हम देख रहे हैं, इस किस्म की मुख्तलिफ वीडियोस भी आई हैं, लेकिन ये बड़ी मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें ऐसी शक्ल बनाई गई है कि वाकई जैसे माइकल जैक्सन का भूत आ गया हो। लेकिन कमाल की इसमें अगर आप देखें ना कि वो उसी तरह परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं जब माइकल जैक्सन आते थे। और हालांकि माइकल जैक्सन की जो लाइफ है अगर हम देखें तो उसमें काफ़ी वो मुतनाज़ भी रही है, बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी रही उनकी लाइफ की, और मुख्तलिफ सर्जरियाँ करके जिस तरह उन्होंने अपना पूरा हुलिया चेंज किया था, वो भी खबरों की ज़ीनत, वो सारी चीज़ें बनती रही। लेकिन बहरहाल फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, कमाल की फ़ैन। जब वो कहीं जाते थे वो वीडियो गराज भी यूट्यूब पे पड़ी हैं, जब आप देखें तो आप बंदा हैरान हो जाता है कि इस किस्म की के दीवाने जो हैं वो आपके हो सकते हैं पीछे। लेकिन हिंदुस्तान में फ़ैन फॉलोइंग आज भी उनकी उस तरह बड़ी है, और कोई ना कोई ट्रिब्यूट पेश करने के लिए उसको मुनफरिद तरीके से ये वीडियो उन्होंने बनाई है, तो बड़े मज़े की भी ऐसे अट्रैक्ट कर रही है लोगों को, आसपास लोग भी उससे एंजॉय कर रहे हैं। हरमीत, आपको पता है डांस मूव्स जो मैं स्किप कर गई थी वो ब्रेक डांस है। माइकल जैक्सन की तरफ ब्रेक डांस मूव्स जो हैं वो उन्होंने मुतारिफ तो कराए हैं, लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया में इस वक्त ब्रेक डांस को बाकायदा एक डांस फॉर्म के तौर पर लिया जाता है और लोग बहुत इंजॉय करते हैं। और इससे बहुत ज़्यादा, मतलब अगर इंडिया की हम खास तौर पर बात करें तो वहाँ तो आपको पता है बहुत सारे रियलिटी शोज़ होते हैं, और डांस रियलिटी शोज़ में आपको हर तरह का डांस फॉर्म जो है वो हर एज ब्रैकेट के लोग करते हुए दिखाई देते हैं।
तो ये इनके बारे में बहुत सारी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कंट्रोवर्सीज बहुत सारी हैं। आपको पता है उन्हें मौत से इतना डर था, और जितनी बहुत कम एज में इनकी मतलब मौत हुई है, और इनको मौत से इतना डर था कि आपको पता है इन्होंने एक दिल और गुर्दे और अपने जितने भी अज़ा हैं जिस्म के, वो जो मरने वाले हैं उनसे ख़रीद के सेव करके अपने डॉक्टर के पास रखे हुए थे कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरी पूरी बॉडी में कोई ना कोई पार्ट डिस्टर्ब होता है, तो फौरी तौर पर उसको रिप्लेस कर दिया जाए। लेकिन जी मौत तो बरहक है, कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी आ जानी, और फिर आपको कोई चीज़ नहीं बचा सकती, चाहे आपने इतना मर्जी बैकअप पे तैयारी करके रखी हो। सो यू नीड टू बी रेडी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे कि आप किसी को कुछ सिखाना चाहें और जब उसको ना आए तो आप ज़ारो कतार रोना शुरू कर दें कि मैं इसको सिखा क्यों नहीं पा रहा, या इसके भेजे में क्यों नहीं पड़ रहा। आई डोंट नो। चीन से आपको खबर देते हैं। चीन में बच्चा जो है बेसिकली अपनी बहन को मैथमेटिक्स सिखा रहा है, लेकिन बहन जो है उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। अब बहन तो नहीं रोई, बाद में रोई है, लेकिन जो भाई उसको सिखा रहा है बच्चा, गई है मतलब हम दोनों पे गई है। मुझे भी मैथ्स नहीं आता, लेकिन मैं रोई कभी नहीं, खैर। लेकिन ये बच्चा जो है अपनी बहन को मैथ्स सिखा रहा है, अब उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, और उसने क्या किया, ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, तुम्हें मैथमेटिक्स क्यों नहीं सिखा पा रहा। अब ऊपर से इसकी माँ जो वीडियो बना रही है वो हंस रही है बच्चे पे कि तुम रो क्यों रहे हो। अच्छा, उसको देखिए उसकी बहन ने भी रोना शुरू कर दिया। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, वैसे सोहा, हमें समझाने के लिए ना, मैथ्स को समझने के लिए, तो मुझे भी याद है कि कई मार हमें खानी पड़ती थी टीचर के साथ साथ घर में भी, और घर से बाहर जो ट्यूशन सेंटर हुआ करता था, और फिर भी रट्टा लगाते लगाते हमें वो फार्मूले जो है मैथ्स के हमें समझ नहीं आते थे, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते थे उनको देख के वैसे ही रोना आ जाता था। कितने आसानी से इन्होंने ये सारी चीजें सीखी हैं। तो इस वीडियो को देख के ना अपना बचपन, अपना टाइम जो स्कूल का, वो भी याद आ गया कि देखिए हमें कोई तकलीफ थी कि दूसरे को आता है, हमें क्यों नहीं आता। हरमीत आप देखो, वो थोड़ा भी नहीं रो रहा, वो ज़ारो कतार रो रहा है कि भी मेरी बहन को मैथ क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, वो इस बात पे भी रो रहा है कि मैं इसको सिखा क्यों नहीं पा रहा, लेकिन अपने भाई को रोता हुआ देख के बहन ने भी रोना शुरू कर दिया कि मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा। लेकिन इसकी अम्मा जो वीडियो बना रही है वो साथ साथ तबसरे भी कर रही है। वो कह रही है बेटा तुम टीचर कभी नहीं बन सकते, क्योंकि क्लासरूम में तुम पढ़ाने के लिए जाओ और बच्चों को समझना है, तुम क्लासरूम में खड़े होकर रोना शुरू कर दो तो तुम कभी अच्छे टीचर नहीं बन सकते। लेकिन बच्चा कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी आगे, कभी पीछे, बस रो ही जा रहा है, रो ही जा रहा है। इसीलिए ये भी ठीक है, बच्चे इमोशनल होते हैं, इसलिए रोना शुरू कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगली खबर पर चलते हैं। और अगली खबर पर जाने से पहले आपको बताएंगे कि हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, बिकॉज अगली पॉलिटिकल सेगमेंट से शामिल करेंगे, और आपको बताएंगे कि मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी के हमले के बाद अब सियासी मंजरनामा जो है वो किस हद तक तब्दील होता है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है। हमने क्विक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल मुल्क की जो सियासी चल रही है और माशी सूरत हाल पर अगर हम देखें तो दोनों नजरसानी करने से पहले आप जानते हैं कि कल पेशावर में होने वाले इस वाक़े से अब कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी मज़ीद बढ़ सकती है 2023 में, और इसके लिए अभी मुल्क के तमाम हालात को बेहतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो इस वक्त इलेक्शंस के बारे में कहा जा रहा है कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। इस पर हम बात कर लेते हैं। नज़ीर लगारी साहब आज हमारे साथ गुड मॉर्निंग पब्लिक में मौजूद हैं और सीनियर एनालिस्ट है। आपने वक्त दिया सर, बेहद शुक्रिया। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर कहिएगा इस हवाले से कि इमरान खान तो कहते हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो सीधा सीधा आर्टिकल 6 है, लेकिन मलिक मोहम्मद अहमद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें कहते हैं कि आइन में ये ज़रूर लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन नहीं होंगे तो क्या होगा ये नहीं लिखा हुआ। तो क्या नून लीग इस चीज़ की तैयारी कर बैठी है कि भी इलेक्शन जो है वो अल्टीमेटली डिले ही कराने हैं हमने? मेरे ख्याल में आइन की रूह को अगर हम नजरअंदाज करेंगे तो और मुश्किलात का शिकार होंगे। इमरान खान ने सबसे पहले आइन की रूह को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि आइन को तोड़ा, और इस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो 3 अप्रैल 2022 को हुआ था कौमी असम्बली के अंदर, और जिस तरह से फवाद चौधरी ने आर्टिकल 5 पढ़ा, और आर्टिकल 5 पढ़कर उसके फौरन बाद जो डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 6 पर अमल किया और कहा कि मैं करारदादे जो मैं तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करता हूँ, ये आइन को तोड़ना था, आइन को एब्रोगेट करना था, आइन को अबाइंस में रखना था, आइन को मुअत्तल कर देना था, आइन को खत्म कर देना था, ये काम किया था। और उसके बाद जब इमरान खान ने ऐलान किया कि मैंने कौमी असम्बली तोड़ दी, वो भी आइन की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि आइन को तोड़ना था, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। और जो मलिक अहमद खान कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे हैं, और आपको आइन की रूह से 90 दिन में असम्बलियों को इलेक्शन कराना है, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। आइन जो कह रहा है
वो यही है। इसके अलावा आप जो भी ताबीर इन्हें अगर ना करें तो, अगर इस मुल्क का नाम पाकिस्तान है, अगर हम पाकिस्तान को ना माने तो, ये तो आइन में लिखा हुआ है ना कि आपका क्या है, आपका आर्टिकल 1, 2, 3 आइन ये लिखता है, और आप कहते हैं हम इसको ना माने तो, भाई कोई इसमें तो वो नहीं है। आइन कह रहा है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाओ तो करवाओ, उसके नतीजे कुछ भी हो, आप उससे रुगरदानी नहीं कर सकते, आप उससे फरार हासिल नहीं कर सकते। जी हरमीत। लोगारी साहब, इस सारी सिचुएशन में अगर हम देखें, अब नून लीग की जानिब से कोशिश की जा रही है, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई थी तब इलेक्शन डिले हुए थे, तो इस चीज़ को उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं कि बेनज़ीर साहिबा के वक्त भी ये मामलात हुए थे, तो अब क्यों नहीं हो सकते? आप कैसे देखते हैं, क्या इन दोनों को कंपेयर करना दुरुस्त है? नहीं, मेरे ख्याल में उस वक्त तारीख जो है, अगर आप उस वक्त इलेक्शन कराते हैं और किसी ने मना नहीं किया था, किसी ने नहीं कहा था कि जनाब इलेक्शन मुलतवी करते हैं क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो चुके हैं, और कितने दिन का अल्तवा हुआ था, यानी यही हुआ ना कि इलेक्शन जो है बेनज़ीर की शहादत 27 दिसंबर को ही और फरवरी में इलेक्शन हो गए, तो कौन सा डिले हुआ? अच्छा, पहली बात यह कि आप कितना डिले चाह रहे हैं। डिले जो है वो कौन सा ऐसा वाकया हो चुका है कि जितना बड़ा वाकया वो था, उसके बाद ये डिले करने वालों ने किया, ये जमहूरी कुव्वतों ने नहीं किया, ये परवेज मुशर्रफ ने किया। परवेज मुशर्रफ बियॉन्ड द लॉ था, वो कानून से बाहर था, और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, और इसी वजह से हुई है, और अदालतों ने फैसला सुनाया है, और इसी वजह से सुनाया है कि उन्होंने आइन को एब्रोगेट किया था। और उसमें एक एब्रोगेशन ये भी थी कि उन्होंने जो है वो इलेक्शन को मुलतवी किया, लेकिन किया नहीं जा सकता। क्या ये वाकया खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाकया हो चुका है? क्या बेनज़ीर भुट्टो की दोबारा शहादत हो चुकी है कि आप फिर आइन को एक तरफ रखने की बात करें? मैं कहता हूं कि इमरजेंसी के हालात हो सकता है कि उस वक्त ये इमरजेंसी का लिया गया हो सहारा, के हालात ऐसे हो गए हैं। आपको पता है कि एक ही रात में कौन सी कुव्वतें थी, कौन लोग थे जिन्होंने सिंध के अंदर जो है हजारों गाड़ियां, उस दिन मैंने रात भर देखता हुआ निकला था, और जब शहादत हुई उसके बाद मैं निकला कराची से, और अगले दिन मुझे वहां पहुंचने तक कड़ी खुदाबख्श पहुंचने तक मैंने रास्ते में हजारों गाड़ियां, ये कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं थी पीपल्स पार्टी की, ना पीपल्स पार्टी के कारकुनों की इतना गाड़ियां जलाते हैं, लेकिन जलाई गई और उसको जवाब बनाया गया। रेलगाड़ी एक जल गई और जवाब बनाया गया कि जनाब ये जो है हम इलेक्शन को मुलतवी कर रहे हैं। तो मुलतवी बहुत मुद्दत के लिए नहीं हुआ था, आप अगली डेट बता रहे हैं। अच्छा, पहली बात यह कि आप वजह बताएं कि क्या वजह है कि आप उसको मिसाल बना रहे हैं। क्या किसी की शहादत हो चुकी है? अगर शहादत हो चुकी है तो वजह ये बनती है वजह। लेकिन अगर आप कहते हैं कि फुला वाकया, नज़ीर लोगारी साहब, एक और चीज अगर हम देखें, एक तरफ मरियम नवाज साहब जब से आई है तो नून लीग की जानिब से ये दावे भी किए जा रहे हैं कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब आई थी लाहौर एयरपोर्ट पे तो उससे ज्यादा इस्तकबाल हुआ है मरियम नवाज साहबा का, और मकबूलियत भी उसकी बड़ी है। तो आप नहीं समझते जिस तरह इमरान खान साहब 33 हलकों में खुद इलेक्शन अकेले लड़ने वाले हैं, तो मरियम नवाज साहबा को भी आजमाई करनी चाहिए कि मकबूलियत का ग्राफ कितना है? नहीं, बात यह है कि हर कोई उसका मुकाबला करना चाहता है। तारीख में, पूरी पाकिस्तान की तारीख में, बड़े सगीर की तारीख में इतना बड़ा इस्तकबाल किसी का नहीं हुआ जो बेनज़ीर भुट्टो का हुआ था। हम मौजूद थे कराची में और हम देख रहे थे, बिल्कुल जो 64 किलोमीटर दूर है कराची में, वहाँ इंसान ही इंसान थे पूरे के पूरे रास्ते में। और इधर सुपर हाईवे में जो है वो पूरा टोल प्लाजा से लेकर उस जलसा गाह तक, जलसा गाह भरा हुआ था, और टोल प्लाजा से लेकर पूरे के पूरे 48 किलोमीटर का फासला जो है यहाँ पर लोग थे, इंसान ही इंसान थे। और जहाँ बेनज़ीर भुट्टो चल रही थी वहाँ इंसान ही इंसान थे। तारीख में इतना बड़ा नहीं, उन्होंने 15-16 घंटे में, 18 घंटे में जो है वो 4 किलोमीटर का फासला किया था। 4 किलोमीटर का फासला 18 घंटों में, क्या मरने बाद का इतना बड़ा इस्तकबाल हुआ है? ये तो हवा की बात है ना, ये बिल्कुल इस तरह की बात, इसको कंपेयर करना जो है तारीख के साथ मजाक है, बददियानती, झूठ है। लेकिन अगर ये इस्तकबाल हो भी गया हो तो फिर आपको तो आगे बढ़ना चाहिए और आपको जाकर खुद इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। ये कौन सी बात हुई कि आप पसपाई इख्तियार करें? PMLN को पसपाई इख्तियार नहीं करनी चाहिए और इलेक्शन में जाना चाहिए।
और सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सियासी इस्तेहकाम तो हमें दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस वक्त की जब पाकिस्तान में वक्त ऐसा है कि सियासी और माशी महाज पर हमें ऑलरेडी बड़े चैलेंजेस का सामना है। फिर कल पेशावर का सानिया जो है वो है, ऊपर से अगर हम आज के दिन की बात करें तो ये नॉर्थन पोर्टर जो है चीफ IMF वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। ये सारी चीज़ें कितना इफेक्ट कर सकती हैं? किस्त मिलनी है हमें $1 अरब की, जिसके लिए इतनी तगोदो हम कर रहे हैं, वो आपको भी इफेक्ट होती नजर आ रही है? $1 अरब की एक किस्त के लिए हमसे कहा जा रहा है कि 22 करोड़ अवाम के खाने पीने को रोक दो, उनके जीने को रोक दो, उनके कपड़े रोक दो, और हमारे जो गैर जरूरी अखराजात हैं उनको कम करने को नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे ऊपर जो बोझ लदे हुए हैं वो ना उतारने के कह रहे हैं, वो नहीं, उनको उतारने का नहीं कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आज से 70-75 साल पहले बरतानिया का सूरज गरूब नहीं होता था। बरतानिया का जहां जहां सूरज चल रहा होता था बरतानिया का राज होता था। और आज बरतानिया ने पिछले साल अपनी फोर्सेस में कमी की है। इस वक्त उसने 80,000 से 70,000 की है। तो हमारे पास तो बहुत ज्यादा और चीजें हमारे पर वजन लदे हो, हम उनको उस वजन को कम कर सकते हैं। पहली बात ये बताएं हमें, बहुत सी चीजें हैं जिनको कम किया जाना है। ये जो वजीरों मुशीरों के खर्चे हैं, ये जो ब्यूरोक्रेसी के खर्चे हैं, जो मुफ्त पेट्रोल लेते हैं, जो मुफ्त लेते हैं, डीजल लेते हैं, जो मुफ्त रिहाइश अख्तियार करते हैं, जिनके मकानों के जब भारी तनख्वाहें लेने के बाद भी ये जो रिटायर्ड जज साहिबान हैं इनकी तनख्वाहें भी 10 लाख से ऊपर हो जाती हैं महाना, रिटायर्ड लोगों की भी। तो आप अगर ये अपने ऊपर बोझ रखे हुए हैं तो आप छीनना चाहते हैं उस गरीब के हाथ से नवाला, आखिरी नवाला छीनना चाहते हैं जो तो आप अखराजात को दोबारा करें। और IMF अपनी शराइत के बारे में दोबारा गौर करे कि हमें क्या चीज कह रहा है कि लोगों से सब निवाला छीन लो, उनका सफर करना खत्म कर दो, उनका बाहर निकलना बंद कर दो। तो ये तो चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए कि हम अपने तो बहुत सारी फोकस पॉइंट की है ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शाहाना अखराजात जो है उनको कम करने पे तो हम आते ही नहीं है। एक आम मजदूर तबका जो है उसके 1,000 दिहाड़ी पर हम बात करते हैं कि हमने पेट्रोल महंगा कर दिया और अभी हमने आधा महंगा किया, 30 से 40 रुपये मजीद बढ़ने जो कि 300 तक जाएगा। सर इस सारे सिनेरियो में अगर इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल बेहतर होगी तो ही माशी बेहतर हो सकती है, लेकिन ये जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है इमरान खान की अपने कत्ल के इल्ज़ाम लगाने की भी आसिफ अली जरदारी पर, इसको आप कैसे देखते हैं? प्लान A, B और C में उन्होंने कहा है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो प्लान कर रहे हैं और तालिबान को जो है वो पैसे भी दिए गए हैं और मेरी जान को खतरा है, मेरी आवाम को पता होना चाहिए, और इस पर कानूनी नोटिस जो है वो आसिफ अली जरदारी ने उनको भिजवा दिया है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट। इमरान खान ने सिर्फ झूठ का सहारा लिया है सारी जिंदगी और इंतहाई गलीज गंदा झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। पाकिस्तान की सियासत को इन्होंने आलूदा किया है। और यानी आपको 3 महीने के बाद याद आ रहा है, आप पर एक हुआ था नवंबर में, नवंबर गुजर गया, जनवरी दिसंबर गुजर गया, जनवरी जो है वो भी गुजर गया है, आप फरवरी में बैठे हुए हैं, इनको याद आ रहा है ओ हो मैंने शहबाज शरीफ के तो कह दिया था कि इसके नाम लिखो, मैंने वो तो कह दिया था कि जनाब इसमें जो है अपना फुलां का नाम लिखो, कमर जावेद बाजवा का नाम लिखो, इसमें जो है वो जनरल फुलां जनरल का नाम लिखो, ये मैं भूल गया था। नहीं, एक चौथा नाम भी था, वो था आसिफ जरदारी का, वो भी लिखो। हद होती है यार आपकी। यानी मुल्क को इस तरह बना दिया है कि मुल्क जैसे कोई चीज ही नहीं है, यानी सब कुछ इमरान खान है, मुल्क भी इमरान खान है, अवाम भी इमरान खान है, हर चीज इमरान खान है। और हमने एक चीज मुसलत कर रखी है मुस्बत, और ये अजाब है पाकिस्तान के ऊपर। अगर मैं आपसे अभी से कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है तो उसका जिम्मेदार इमरान खान होगा। ठीक है जी हरमीन। अच्छा सर, इस सारी सिचुएशन में अगर हम देखें, ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना, एक तरफ हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब का बयान भी सामने आ चुका है, तो ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है खान की, तो ऐसे में इस किस्म का बयान दाग देना आप नहीं समझते कि अगर उसके पास सबूत है तो अदालतों की तरफ उनको रुख कर देना चाहिए था? ये भी एक मुल्क के खिलाफ साजिश है कि हम ये बयाना बनाते हैं, ओहो ये बहुत पॉपुलर है। नहीं है भाई पॉपुलर। पाकिस्तान के लोगों को अपने लिए नवाला चाहिए, रोटी चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को अपनी जिंदगी गुजारने का चाहिए। ये हमने हवा खड़ा कर दिया है भाई, बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर। अब तक इसने कोई बेनजीर के एक जलसे का
इसने अब तक कोई उसका वो जवाब नहीं दिया है, उस किसी हद को पार नहीं किया इसकी पॉपुलरिटी ने, इसकी मकबूलियत ने। बेनजीर अपनी पूरी जिंदगी में जितनी मकबूल रही है उसका अशीर भी ये मकबूल नहीं है, कुछ भी नहीं है इसकी मकबूलियत। हमने हवा बना रखी है, हम हवा बनाई हुई है, इसलिए यही नजर आता है जो मीडिया बताता है वो भाई इनके तो बहुत पॉपुलर है, इसकी तो बहुत पॉपुलर नहीं है फॉलोइंग। सर ये पॉपुलैरिटी नजर आ जाएगी इस वक्त इलेक्शन कमीशन अगर हम बात करें, इलेक्शंस की अगर हम ऑल दो बात करें तो पॉपुलैरिटी या आवाम में जो मकबूलियत है वो इलेक्शंस के जरिए ही नजर आएगी, जो कि देखा गया है। 33 नशिस्तें जो है उस पर इमरान खान ही कॉन्टेस्ट करेंगे, ये भी पीटीआई की तरफ से फैसला किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या फिर इलेक्शन से ही ये चीज सामने आएगी कि उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ कितना ऊपर और कितना नीचे गया है? कब तक आपको होते नजर आ रहे हैं? सिस्टम हाइब्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम को चलाने वाले जो हैं अब भी आसरा रखे हुए हैं कि इमरान खान उनके लिए जो है बड़ा कारआमद पुरजा है। और हाइब्रिड सिस्टम कहाँ चल रहा होता है इसका आपको पता नहीं है। हाइब्रिड सिस्टम ये चला रहा होता है कि अल तहरीर के अंदर लाखों इंसान बैठे हुए हैं और रात दिन जाग रहे हैं और हुस्नी मुबारक को जो है उसका इक़्तिदार खत्म हो रहा है, लेकिन उसके फौरन बाद जो कुछ होता है वो जनरल सेसी आ जाता है जो अब तक बैठा हुआ है, एक और जो है हुस्नी मुबारक बैठा हुआ है। ये होता है हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम ये होता है कि ज़ैनुल आबिदीन अली को अलजायर से भागना पड़ता है और वो फ्रांस भी पनाह देने को तैयार नहीं होता, वो सऊदी अरब में आकर पनाह लेता है। हाइब्रिड सिस्टम ये होता है कि कज़ाफ़ी जैसे आदमी को जिसके मुल्क के अंदर 1 रुपए का टैक्सेशन नहीं था, 1 रुपए का भी टैक्स किसी के ऊपर नहीं था, उस शख्स को सड़कों पर घसीट कर मार दिया जाता है। और हिलेरी क्लिंटन आकर कहती है कि हम आए, हमने देखा और हमने एलिमिनेट कर दिया। वी केम, वी सा एंड वी एलिमिनेटेड। ये उससे कज़ाफ़ी के कत्ल पर ये कहा जाता है, बेदर्दाना कत्ल पर। यही हाइब्रिड सिस्टम है जो आपके यहाँ चल रहा है। ओ इमरान खान पॉपुलर है, लाखों इसकी फॉलोइंग है और इसको जो है वो सोशल मीडिया, भाई ये सोशल मीडिया कहाँ आपको पता है बनता है और कहाँ पर इसको चलाया जाता है, कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, कौन इसको आगे लेकर जा रहा है। और ये शहजादा सर ये कल होने वाला वाकया जो है इसमें अगर आप देखें तो कल दहशतगर्दी के इस वाक़े को आप किस तरह से देखते हैं कि तालिबान की हुकूमत के बाद रजीम चेंज में हमारे तमाम लोग सियासतदान खासतौर पर हुकूमत लग गई है। इमरान खान के दौर में आपको पता है कि तालिबान जो पाकिस्तान के उनको वापस आने के लिए कहा गया था, उनकी रिहेबिलिटेशन या उनकी चेंजिंग के लिए, रीसाइकिल करने के लिए कोई बात की जा रही थी। तो क्या वो हमारे ताबे हो सकते हैं? ये उसी वक्त का जो खमियाजा हम इस वक्त भुगत रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं कल के वाक़े को? ये तालिबान के साथ जा रहा था मुज़ाकरात करने के लिए, बातचीत करने के लिए, डायलॉग करने के लिए, और 2 बड़े ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब और रद्दुल फसाद करने के बाद ये मुज़ाकरात का रास्ता निकाला जा रहा था। चाहे मुज़ाकरात करें आप, वो तो कहते कि हम आपको नहीं मानते, आपके आइन को नहीं मानते, आपकी किसी भी आपकी हैसियत का, आपके स्टेट को नहीं मानते, वो नहीं मानते और आप भीख मांगने जा रहे थे कि जिन्हें हमें उनसे मुज़ाकरात करने, तो मांगे भीख उनसे, जाकर बात करें उनके साथ। पाला आपने, पोसा आपने, आप इनको। और इमरान खान कह रहे हैं कि तालिबान को जरदारी इस्तेमाल कर रहे हैं। ओ माय गॉड, ये है आज का दौर का दानिश, आज के दौर की फिक्र, आज के दौर की जहानत, काबिलियत। ये कह रहे हैं जरदारी ड्राइव करते हैं तालिबान को। तालिबान खान कह रहा है, ये तालिबान खान कह रहा है कि जी जरदारी ड्राइव करते हैं तालिबान को। ये अजीब बात है। जो पिछले 20 साल से तालिबान का वकील रहा है इस मुल्क के अंदर और दहशतगर्दी का वकील रहा है, वो कहता है कि जनाब वो यानी मुझे तालिबान लड़ रहा है और जरदारी तालिबान को वो कर रहा है, मेरे खिलाफ भड़का कर रहा है। ठीक है, यानी आपके पास, हमारे पास कोई अकल नहीं है, हम सोचते नहीं है, हमारे पास जहन नहीं है, हमारे पास ख्याल नहीं है, हम तसव्वुर नहीं करते, यानी हम इसकी हर बात को मानने चले जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। ये एक ऐसा बयानिया है जिसके अंदर हमारी आवाज दबाई जा रही है, लोगों की, इंसानों की, यहाँ पर रहने वाले 22 करोड़ इंसानों की आवाज दबाई जा रही है। एक शोरो गुल है, 1000 या 2000 जो मोबाइल फोन जिनके पास हैं, जिनके 20-20, 25-25, 50-50, 100 अकाउंट बने हुए, उनके शोर में हमारी आवाज दबाई जा रही है। और हमें मैं सुनता हूँ रोजाना 150 गालियां मैं सुनता हूँ रोजाना, सैकड़ों गालियां मैं सुनता हूँ। मुझे इसके नहीं है वो, ये इस तरह से मुल्क नहीं होते हैं। और जिस तरह से ये हाइब्रिड सिस्टम को चलाने वाले मराठ याफ्ता लोग अगर इसी तरह से पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं तो फिर हमें फातिहा खानी का भी बंदोबस्त करना चाहिए। ठीक है नज़ीर लगारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड। और आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है जिसको मैं सेकंड करके कंक्लूड करूंगी इस पूरे सेगमेंट को, कि अवाम से बड़ी ताकत की कोई चीज़ नहीं होती, ना कुर्सी ना इक़्तिदार। और अगर अवाम को समझ आ जाए कि क्या कर रहे हैं तो शायद चीज़ें कुछ हद तक बेहतर हो जाए। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और हम हमेशा इस सेगमेंट में कुछ ऐसी पॉलिटिकल चीज़ों से हट के, बिकॉज पहला सेगमेंट हमारा पूरा पॉलिटिकल हो जाता है, तो अभी कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड, फैशन रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड और कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपसे शेयर करते हैं जिससे आपको पता लगे कि पाकिस्तान में अच्छी चीज़ें भी बेहतरीन अंदाज में लोग कर रहे हैं और अपने बल पे कर रहे हैं। वो तमाम लोग जो पाकिस्तान के अच्छे इमेज को पोर्ट्रे करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद करते हैं और अपनी मदद आपके तहत, अपनी कोशिशों के तहत। आपकी मुलाकात एक एथलीट से आज हमने करानी है। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपसे शेयर किया था। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है एहसन असलम जो कि एथलीट हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। एहसन कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एहसन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और यकीनन पाकिस्तान का नाम आपने फ़ख्र से बुलंद किया है और 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं और वहाँ पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, जहाँ पे पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ममालिक जो है वो शिरकत करते हैं एंड दे हैव ऑल काइंड ऑफ SOPs और बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स और बेसिक फैसिलिटी सब कुछ होता है। यहाँ पे आपको पता है हम थोड़ा सा सर्वाइव करते हैं, तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस और कहाँ पर गोल्ड मेडल जीते हैं आपने? मैम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और क्या नाम लेते हैं, बड़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर बॉडी बिल्डिंग जो है वो एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसको इतनी ज़्यादा जो है वो फ़रोग नहीं दिया जाता। लेकिन किसी ना किसी तरह मैं वहाँ तक पहुँच गया और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी कंट्रीज़ के अंदर जो है वो मैंने वाहिद पाकिस्तानी की नुमाइंदगी की है और वहाँ पर जो है वो मैंने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। बेसिकली अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो बेसिकली थाईलैंड में करवाया गया था ये कंपटीशन दिसंबर 18 को 2022 और वहां पर जो है वो मैंने 3 गोल्ड मेडल जो है हासिल किए हैं। इसमें नुमाया अगर मैं करूं तो बेसिकली जो अगर बताना चाहूँ कि मैंने यहाँ पर श्रीलंका इंडिया को जो है वो डिफीट किया और ये ज़्यादा अच्छी बात है, मतलब ये सबसे अच्छी बात है। दो दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी नाइस विद मी एज अ स्पोर्ट्समैन, तो लेकिन क्या नाम लेते हैं मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और दूसरा ये कि क्या नाम लेते हैं इसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे ममालिक भी वहाँ पर मौजूद थे और ये मेरा पहला इंटरनेशनल टूर था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर जो है वो पहली दफ़ा में ही जो है वो मैंने 3 गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया। स्पिरिट जो होती है ना वो यही कहती है कि आपके मद्दे मुकाबल या आपके मुखालिफ कोई भी हो, वो इंडिया हो, श्रीलंका हो, XYZ कोई भी कंट्री हो, आपने जीतने एंड यू आर पाकिस्तानी ओवर देयर। लेकिन इससे पहले अगर इन 3 गोल्ड मेडल की तो वेरी रिसेंट आपके चैंपियनशिप है जो आप जीत कर आए हैं, इससे पहले एक जर्नी है, एक सक्सेस स्टोरी है जिसमें आपने कहा कि इतना ज़्यादा इस फील्ड में स्कोप नहीं है, ज़्यादा लोग रुझान नहीं रखते इस जगह का या इस फील्ड का, तो किस तरह से और कब से कर रहे हैं? मैम इट्स बीन 8 years नाउ। स्टार्ट मैंने लिया था नॉन प्रोफेशनली इसको एज अ ट्रेनिंग के तौर पर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं फिर इस चीज़ के अंदर जो है वो कंटिन्यूसली आता गया। मुझे याद है तकरीबन 2017 में मैंने एज अ सिटी लेवल के ऊपर जो है वो कॉम्पिटिशन्स खेलना स्टार्ट किए थे, जो कि जिसमें मेरी कारकर्दगी जो अगर मैं बात करूँ तो इतनी कोई नुमाया नहीं थी। ठीक है, फाइनली 2019 में जाकर जो है वो मैंने लाहौर के अंदर कॉम्पिटिशन खेला था और लाहौर के अंदर जो है वो मैंने एक अपनी क्लास जो थी वहाँ पर विन की थी। उसके बाद मैं पंजाब में खेला, पाकिस्तान में खेला और फाइनली 2021 के एंड पर मैंने पाकिस्तान रेलवे की तरफ से जो है वो वहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल कर लिया था। तो ये सारी की सारी सिनेरियोज जो थे और ये सारा का सारा जो टेन्योर रहा है, इसमें सारी की सारी जो सपोर्ट थी वो तकरीबन मेरी खुद की ही थी। तो ये बड़ा एक मैजिकल मोमेंट है मेरे लिए क्योंकि इतना यहाँ तक पहुँचने के बाद जो है वो अब फाइनल डेस्टिनेशन जो आती है वो किसी भी इनसे कोई भी एथलीट होता है तो उसके लिए फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो ओलंपिक की स्टेज आती है। अब ओलंपिक्स के लिए ऑब्वियसली अभी काफ़ी सारे जो स्पोर्ट्समैन हैं अगर जो वो देख रहे हैं या बॉडी बिल्डर्स हैं वो ये चीज़ जानते हैं कि ओलंपिक्स तक पहुंचना जो है वो इटसेल्फ बहुत मुश्किल काम है, बड़ा टास्क है और एग्जैक्टली बहुत मुश्किल काम है। ऐसा अगर हम देखें, हम जिले सतह पर अगर हम देखें या सूबे के तौर पर आप बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलना जाना हिस्सा लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन सोहा ने दुरुस्त फरमाया कि सारी जर्नी से आप इस सफर को जब तय करते हैं तो उसमें बड़ी सी मुश्किलात होती हैं। लेकिन हम जिम की तरफ आते हैं तो जब आप जिम करते हैं जाते हैं तो कितना टाइम आपको दे, क्योंकि हम मुझे खुद भी जाना पड़ता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे या 1.5 घंटा निकाल के मैं निकल आ जाता हूँ, लेकिन आप तो प्रोफेशनल हैं, जाहिर बात है उसको टाइम कितना टाइम आप डेली देते हैं अब भी जिम को, और इसके साथ साथ और क्या मसरूफियात होती है आपकी? क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? सर सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा आई एम अ प्राइवेट जॉब पर्सन एज वेल, तो मुझे अपनी जॉब को भी साथ साथ देखना पड़ता है उसके एक्सपेंस उठाने के लिए। जिम की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो मैं सर सुबह नमाज के बाद जो है अपनी कार्डियो स्टार्ट करता हूँ और जिम मेरा ओपन हो जाता है सुबह 8 बजे।
तो 8 बजे मैंने सुबह जिम पहुंचना होता है। अच्छा। जिम करने के बाद जो है वो अपनी डाइट प्रिपेयर करनी होती है पूरे दिन की, ठीक है, और 10 बजे मुझे अपने ऑफिस पहुंचना होता है। ऑफिस से फ्री होकर रात को जो है वो मेरा प्रॉपर सेशन होता है जिम का, जहां पर मैं तकरीबन 1 घंटा स्पेंड करता हूं। और इस सारे टेन्योर के अंदर मुझे अपनी डाइट भी मैनेज करनी होती है, अपने सारा शेड्यूल भी मैनेज करना होता है। तो समटाइम्स ये हो रहा होता है कि मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल रहा होता कि मैं अपने लिए जो है वो ग्रॉसरी जो है वो खरीद सकूं, क्योंकि इतनी स्ट्रिक्ट डाइट चल रही होती अच्छा, है। इस सब के साथ फिर आप काम भी करते हैं? Exactly. अच्छा, जॉब करना ज़रूरी है, नो डाउट। ये हम इस चीज़ को कई दफ़ा सेकंड कर चुके हैं, कई दफ़ा हमने इस चीज़ के बारे में बात की है कि आप जिस चीज़ का शौक़ रखते हैं उसमें पैसा कमाना मुश्किल हो जाता है। आप इसे एज अ फील्ड कैसे देखते हैं? आप पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल देखते हैं या बाहर कहीं इसका मुस्तकबिल देखते हैं? क्योंकि अगर आप इसमें इतने एक्सपर्ट हैं, आपने इतनी जान लगाई है, तो फिर उसमें से आपका होता होगा कि इसमें से अर्न भी करना चाहिए ना। तो आपको कोई स्कोप नज़र आता है कि किस तरह से किया जा सकता है? मैम अनफॉर्चुनेटली अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर स्टिल अभी तक मुझे कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा। दो आई लव माई कंट्री एंड आई लव टू रिप्रेजेंट माई कंट्री इन मोर ऑन मोर प्लेटफॉर्म, बट मसला ये आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो राइट नाउ कुछ एक आधे गिने चुने स्पोर्ट्स के अलावा जो है बाकी सब स्पोर्ट्स को जो है वो साइड पे रख दिया गया हुआ। बल्कि अगर मैं अपने कॉम्पिटिटर्स की बात करूँ फ्रॉम द इंडिया, हम बोलते हैं कि जी इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया हुआ है, श्रीलंका बहुत आगे निकल गया हुआ है, बांग्लादेश बहुत आगे निकल गया हुआ है। दो ऑन द सेकंड डे जब मैं अपने मुल्क पर रिटर्न हुआ हूँ जीतने के बाद, और मैंने उनको हराया वहाँ पर वो सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं और मैं वहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। तो वहाँ पर जाते साथ ही उन्होंने वहाँ पे वापस जब मैं पहुंचा तो उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा है और मुझसे उन्होंने पूछा है सो और ब्रदर क्या नाम लेते हैं कि नेक्स्ट कॉम्पिटिशन्स के लिए कोई स्पॉन्सर वगैरह इकट्ठे हुए हैं आपके लिए? तो मैंने कहा सर अभी तक तो यहाँ पे कुछ भी नहीं। इवन के उन्होंने फिर मुझे बताया कि इवन ऑन द एयरपोर्ट, ठीक है, दे गॉट द स्पॉन्सर, लॉट ऑफ ब्रांड्स आर कमिंग, उनको रिसीव किया उन्होंने और वहाँ पर उनको जो है वो स्पॉन्सरशिप दी गई है। तो यहाँ पर मसला ये आ गया कि पाकिस्तान में अब मैं सोशल मीडिया पे रिसेंटली इस सक्सेस के बाद थोड़ा सा एक्टिव हूँ, तो मुझे वहाँ पर जो है वो कुछ न्यूज़ वगैरह भी सुनने को मिली है कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया हुआ है जहाँ पर एथलेटिक एक्टिविटीज़ को छोड़कर दूसरी एक्टिविटीज़ को जो है वो ज़्यादा फ़रोग दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं मिसाल करूँ तो मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, वहाँ पर लिखा हुआ कि आप डांस करना स्टार्ट कर दें, टिकटॉक यूज करना शुरू कर दें, यूट्यूब बना लें, ये चीजें बहुत परवान चढ़ती है, वायरल हो जाती है सोशल मीडिया पे। अलमिया एक और चीज जो आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ बेतहाशा बेपनाह ऐसे लोग आए हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि टैलेंट कमाल का है। गांव में, देहात में, शहर में, जहां जहां आप जाएंगे आपको टैलेंट नजर आएगा, लेकिन जरूरत है एक थपकी की और वो मिलती नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या जिस तरह आप ब्रांड की या स्पॉन्सर की बात करते हैं। ऐसा ना, आप जब वहां पे गए मुख्तलिफ एथलीट से, मुख्तलिफ जो बॉडी बिल्डर आए थे हिंदुस्तान, दीगर ममालिक से आए, थाईलैंड से, उनसे मिलकर किस चीज को आपने ज्यादा करीब से देखा कि ये कमियां बहुत सारी है, हमें अगर इसको पूरा किया जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं आगे पाकिस्तानी जाके? सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे एज अ इंडिविजुअल जब वहाँ पर मैं पहुँचा तो गया मैं एज अ इंडिविजुअल था, लेकिन जब आप किसी इंटरनेशनल स्टेज पर जा रहे होते हो तो वहाँ पर बेसिकली आप अपने आप को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हो, वहाँ पर आप एज अ अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। तो इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। तो मैंने वहाँ पर एक चीज़ दूसरे स्पोर्ट्समैन से ये सीखी कि जब आप वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हो तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने मुल्क को इस तरीके से रिप्रेजेंट करो कि आपकी इमेज जो है वो आपकी इमेज ना रहे, बेसिकली आपके मुल्क की इमेज जो है वो दूसरे मुल्कों तक पहुंचे। तो हम बेसिकली ये बोल रहे होते हैं कि हमें जो है ना अपने मुल्क को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए। हमारा जो है इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो है वो नाम खराब हो रहा है। तो बेसिकली अगर देखें हमारे स्पोर्ट्समैन को यहाँ से फरोग ही नहीं मिलेगा। मैं अपनी बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं करता हूँ, बहुत सारे दीगर स्पोर्ट्स की भी अगर बात करूँ तो वहाँ पर अगर आप जा रहे हो और उनको फरोग ही नहीं दिया जा रहा है, तो वहाँ पर अगर एथलीट पहुँच ही नहीं रहा है तो आप किस तरीके से ये सोचने हैं कि जी आपका मुल्क जो है वो दूसरी ममालिक के साथ जाकर जो है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकेगा। तो ये ट्रेजेडी भी है। और इटसेल्फ अगर मैं दूसरे मुल्कों के साथ बात करूं तो वहां पर मुझे खुशी इस बात की हुई कि मैंने वहां पर लोगों को जाना कि वहां के लोग किस तरह के हैं, वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं आप लोगों को, एंड द स्पोर्ट्समैनशिप वहां पर मैंने सीखी कि बेसिकली स्पोर्ट्समैनशिप कितनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है और वो आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करने में कितनी ज़्यादा नुमाया कारकर्दगी करती है आपको। अच्छा, मुझे ऐसे ये बताएं कि ऑल दो इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी वी आर पाकिस्तानी, वी आर पेट्रोटिक एज वेल ना, हम मोहब्बत भी करते हैं पाकिस्तान से। इन मसलों को डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि ये चीज़ें हमें चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत है। हम गलत इमेज को पोर्ट्रे नहीं करते, लेकिन इन चीज़ों के फुकदान और सहूलियात के फुकदान की वजह से ऐसे जैसे बच्चे जो हैं जो काम करके बहुत आगे जा सकते हैं लेकिन अपनी मेहनत से अब तक सिर्फ यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्हें लगता है कि मज़ीद बड़े लेवल है, बड़ी आगे आउटस्टैंडिंग ऐसी सक्सेस है जो कि कैश की जा सकती है। लेकिन ऐसे इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी बड़े सारे लोग हैं जो मेहनत करते हैं
हैं, जैसे आप और आपसे मुंसलिक बहुत सारे लोग होंगे, वो अपना पैसा भी लगाते हैं अपने शौक की वजह से, तो आपसे मुंसलिक जो लोग हैं वो आपके पास आते हैं फॉर द सेक ऑफ ट्रेनिंग और दे वांट यू टू लर्न समथिंग, कि वो कुछ सीखना चाहते हैं, वो भी आपकी तरह गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं? यस मैम, इट्स अनफॉर्चुनेटली अगर मैं इस चीज़ में भी बात करूं तो बेसिकली मेरी अपनी फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं वो जो हैं बेसिकली ये बॉडी बिल्डिंग इटसेल्फ स्पोर्ट्स, जहां पर जो है ना एक स्पोर्ट्समैन दूसरे स्पोर्ट्समैन को जो है ना वो ज़्यादा बेहतर समझता नहीं है। हमारी कुछ साइकोलॉजी इस तरह की बन गई होती है और कुछ चीज़ें और भी ऐसी बन गई हुई होती हैं। लेकिन यस, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पर अभी तकरीबन 4 एथलीट ऑलरेडी इस तरह के हैं, जिनमें से 2 अमेरिका में हैं, एक बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में है और एक सिर्फ पाकिस्तान में है। तो आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि कितने कम लोग जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में अभी राइट नाउ अवेलेबल हैं जो कि इंटरनेशनल एक स्टेटस रखते हैं। नाउ अब मैं भी उसी तलाश में हूँ कि किसी तरह मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, ठीक है, और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकूँ। बाकी ये है कि उन तमाम बॉडी बिल्डर्स को भी यही नसीहत करूँगा कि आप एक दूसरे का साथ दें, एक कम्युनिटी बनाएं, ताकि हम जो है वो एटलीस्ट इतनी पावर बना सकें कि गवर्नमेंट और दूसरे इदारों को जो है उस तरफ मजबूरन आना पड़े और वो ये चीज़ सोचें कि हाँ नाउ इसमें अब एक स्कोप है, इसमें एक टैलेंट है और वो हमें आगे लेकर और ऐसे इसके लिए यूनिटी की बहुत ज़रूरत है। आपको पता है लोकल अगर हम देखें तो लोकल सतह पर बड़े सारे मैंने ऐसे कंपटीशंस देखे हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में एथलीट जो वो पार्टिसिपेट करते हैं और विन भी करते हैं। हर जिम की अगर हम बात करें तो हर जिम में आपको 2 से 3 एथलीट ज़रूर मिलेंगे और लोकली बहुत सारी चैंपियनशिप्स भी होती हैं। आपने कौन कौन सी इस तरह से एक्सपीरियंस की है? बिकॉज अगर वहाँ से उन सबको इकट्ठा किया जाए, एक यूनिटी बिल्ड की जाए, तो फिर कैसे किसी को या कंसर्न डिपार्टमेंट्स को कन्विंस नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है मैम। इसके अंदर बेसिकली देखा जाए तो सबसे पहले तो हमें फेडरेशन की जरूरत है। हमारे पाकिस्तान के अंदर अभी तक फिल वक्त के लिए कोई इंटरनेशनल मैम यहाँ पे बनाना, फेडरेशन बनाना जो है वो कोई आसान काम नहीं है। बेसिकली देखें ओलंपिया की स्टेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करती है IFBB को, ठीक है। अब IFBB का पूरी 70 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा पाकिस्तान के अंदर 2021 के अंदर मुझे याद है इस्लामाबाद में एक शो करवाया गया, ठीक है, और वो भी किस्मतन हो गया, तो वहाँ पर जो है उनको क्वालिफाई कर लिया गया था। उसके बाद से लेके 70 साल के अंदर अभी तक कोई भी IFBB का शो जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं करवाया गया। अब यहाँ पर आप सोच लें कि ना तो हमारे मुल्क के अंदर शोज़ करवाए जा रहे हैं, ना ही क्या नाम लेते हैं हमारे मुल्क से लोगों को बाहर भेजा जा रहा है, ठीक है, और ना ही क्या नाम लेते हैं स्पोर्ट्समैन। अब यहाँ पर जो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे आप हिसाब लगा लें कि हर साल जो है 4 मिस्टर पाकिस्तान बन रहे होते हैं, 4 मिस्टर लाहौर बन रहे होते हैं, 4 मिस्टर पंजाब बन रहे होते हैं। अब इतनी सारी फेडरेशन के अंदर हर बंदा जो है वो मिस्टर पंजाब भी है, मिस्टर लाहौर भी है, तो ये सारी चीजें जो है ना वो मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एक अच्छा, अगर मैं फेडरेशन की बात करूं, मैंने कवर किया है काफी स्पोर्ट्स को और मैं यहाँ पे मुख्तलिफ फेडरेशन के जितने भी प्रेसिडेंट होते थे उनसे भी मुलाकातें होती थी और मुझे याद है कि एक वक्त ऐसा था कि कबड्डी की टीम की अगर मैं बात करूं तो एक टीम हिंदुस्तान चली गई, दूसरी यहाँ थी। तो जब मैंने पूछा तो फेडरेशन में भी मुख्तलिफ फेडरेशन बनी हुई है और गवर्नमेंट को सपोर्ट या गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो अलग काम करिए, दीगर अलग बनी हुई है। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? अगर फेडरेशन एक बन जाती और एथलीट को सपोर्ट करना गवर्नमेंट की जानब से जो फंड आता है और वो सही तरीके से इस्तेमाल होता है, तो आप नहीं समझते ये छोटी मोटी फेडरेशन जो बनी होती है इससे दूसरे जो गवर्नमेंट की जानब से उसको वो एथलीट को कोई फायदा पहुंचा सकती है? देखिए सर, मैं सबसे पहले तो यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि फेडरेशन जो है वो हम लोकली नहीं बनाते हैं। यहाँ पर जितनी फेडरेशंस बनी हुई हैं, मैं किसी फेडरेशन के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि हाँ अच्छा काम कर रहे हैं वो, एटलीस्ट कम अज़ कम जो है वो स्पोर्ट्स को आगे लेकर आ रहे हैं। ये उन्हीं फेडरेशंस की वजह से ही है कि एटलीस्ट जो स्पोर्ट्समैन यहाँ पर मिस्टर लाहौर, मिस्टर पंजाब, मिस्टर पाकिस्तान के मुकाबले खेलते हैं और वो कम अज़ कम थोड़ा सा अपना नाम बना पाते हैं। नहीं तो यहाँ पर जो है इस बॉडी बिल्डिंग की फील्ड को तो कुछ दिया ही नहीं गया अभी तक। अब अगर मैं यहाँ पर अगर मैंने आपको जैसे अभी बताया कि फेडरेशन जो है वो बेसिकली इंटरनेशनली एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो यहाँ पर जो है वो अपना एक सेटअप क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरे मुल्कों की बात करूं तो इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ पे हर मुल्क के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर शेरू क्लासिक करवाया जाता है, ठीक है। बाकी यूरोप के अंदर जो है वो IFBB के रीजनल और NPC शोज करवाए जाते हैं और इसके अलावा अगर मैं USA की बात करूं तो वहां पर ओलंपिया करवाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर वो फेडरेशन जो है वो यहाँ पर आ ही नहीं रही है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि उसकी रीजन क्या है। हालांकि यहाँ पर अगर बॉडी बिल्डर्स को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास वो बॉडी बिल्डर बैठे हुए हैं, ठीक है, कि अगर इंडिया और दूसरे मुल्कों के सामने उनको रिप्रेजेंट करना पड़ जाए, ठीक है, तो वो एक अच्छी टक्कर देने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर,
ठीक है। लेकिन बात यह है कि फेडरेशन, अगर फेडरेशन होंगी तो यहाँ पर बेसिकली वो आगे जाएंगे ना। पाकिस्तान में भी मुकाबले नहीं है, पाकिस्तान में भी फेडरेशन नहीं बन रही है, ठीक है, और जो यहाँ से लोग जाना चाहते हैं वो भी मजबूरन जो है वहां पे नहीं जा पाते हैं। अब यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग इटसेल्फ इतना महंगा स्पोर्ट्स है, महंगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे हिसाब लगाएं कि हम अपनी डाइट को मैनेज करें, अपने आप को मैनेज करें, या फिर अपनी टिकट्स ढूंढें वहां पर बैठकर। 3-3, 4-4 लाख रुपए की टिकट वहां पर अगर बंदा लगा के जा रहा है तो वहां पर आप हिसाब लगाएं कि वहां पर टिकट मैनेज करना ही बड़ा मुश्किल है। अब ऑलरेडी आपने कोशिश तो बहुत की होगी, ऐसी बात नहीं, आपके सारे मसले जो आप डिस्कस कर रहे हैं ना, वो सारे मसले ऐसे हैं जो शायद हमने सुने भी हुए हैं, इसके बारे में बात भी की हुई है, इनको एड्रेस भी किया हुआ है। बट हैव यू ट्राइड बिफोर कि आपने स्पॉन्सरशिप के लिए कोशिश की? ऑब्वियसली आपने की होगी, कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आती, नो वन विलिंग टू स्पॉन्सर यू गाइस? अब मैम यहाँ पे ना सबसे पहले तो मैं आवाम को बेसिकली बोलना चाहूँगा कि देखें, जब एक स्पॉन्सर जो है वो स्पॉन्सर पर्सन जो है वो अपील कर रहा होता है स्पॉन्सर के लिए, तो देखें अब वो बेसिकली आवाम से नहीं मांग रहा होता। तो मैं ना काफ़ी सारे थोड़ा सा डिसहार्ट भी हुआ हूँ इस चीज़ से कि आवाम बेसिकली समझ रही होती है कि हम शायद उनसे पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि मुल्क के जो हालात हैं, ठीक है, तो वो फिर ऑटोमेटिकली वो बात ना हम पे आ जाती है कि मुल्क में बाकी पैसे नहीं है और हम जो है वो चीज़ें मांग रहे हैं उनसे, ठीक है। बेसिकली ये जो स्पोर्ट्स है ना मैम, ये चलते हैं स्पॉन्सर्स के ऊपर, ठीक है। हम एथलीट को बाहर के मुल्कों के अंदर जो है वो टेंशन नहीं होती कि उन्होंने पैसा कहाँ से इकट्ठा करना है, क्योंकि स्पॉन्सर्स जो है ना वो खुद ब खुद आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि एक आधे स्पोर्ट्स के अलावा बाकी सारे स्पोर्ट्स को जो है उन्होंने साइड पे कर दिया हुआ है, ठीक है ना, वो इसके अंदर कोई स्कोप समझते हैं। जबकि अगर मैं इस बॉडी बिल्डिंग इटसेल्फ बात करूं तो कम से कम जो इसकी प्राइज विनिंग है वो पाकिस्तानी लगाई जाए तो 10 करोड़ रुपया हर साल जो है वो ओलंपिक्स की विनिंग प्राइज होती है। और जिसके अंदर अगर दूसरी कैटेगरीज की बात की जाए तो तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपया जो है वो विनिंग प्राइस है। अब मुझे आप बात बताएं कि जब वो पैसा जो है, अगर कोई पाकिस्तानी आज वहां पर गया होता, जैसे कि मैंने बताया कि मैं अगर नहीं जा रहा, ठीक है, लेकिन दूसरे टैलेंट, दूसरे बहुत सारे लोग जो है उनके पास टैलेंट है, अगर वो जाते तो वो माइट भी, ठीक है, वो पैसा वो जीतते, वो पैसा कहां से वापस मुल्क में ही आना था, मुल्क में। ये इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ना, एग्जैक्टली इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो तो आपको उसका पे बैक जरूर मिलता है। लेकिन आपको कितनी, मतलब किस हद तक आपने अप्रोच करने की कोशिश की है? बहुत सारी कंपनीज विलिंग होती हैं। आप एज ए इंडिविजुअल किसी की बात करें तो शायद कोई इतना विलिंग ना हो, लेकिन कंपनीज जो है वो, अब देखा ये जा रहा है कि रुझान अब सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी बढ़ गया। जैसे कि आपने कहा कि मैं पहले सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन नहीं था, लेकिन अब हुआ हूँ, तो अगर आपके सोशल मीडिया पे बीइंग फॉलोअर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, आपकी रिप्यूट थोड़ी ना, आप फेमस होते हो सोशल मीडिया पे, तो फिर किसी ना किसी हद तक आपको एज मिल जाता है ब्रांड्स की तरफ से। ये आप इसका सिनेरियो किस तरह से देखते हैं? मैम अनफॉर्चुनेटली स्टिल अभी तक जो है मुझे किसी भी तरह की कोई स्पॉन्सरशिप अभी तक तो नहीं मिली है, लेकिन मैं होपफुल हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि एटलीस्ट जो है वो मेरे नेक्स्ट कॉम्पिटिशन्स के लिए कोई स्पॉन्सर जो है वो मिल जाए, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो गया हुआ इस टाइम जो है वो अपने आप को जो है अपनी डाइट मैनेज करना, ट्रेनिंग मैनेज करना। अगर इटसेल्फ वो सारी चीज़ें भी मैनेज कर लूँ तो साइड पे जो है वो मेरे टिकट्स जो है और वीज़ास जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं मेरे लिए। तो ट्राई कर रहा हूँ कि कोई ना कोई जो है वो अच्छा स्पॉन्सर जो है वो मिल जाए, और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह मिल जाएगा। जी हरमीत। अच्छा, ऐसा इसमें कोई शक नहीं है, जाहिर बात है कि आप जो बात कर रहे हैं, यानी आपने इससे पहले जो बात की, हमारे शो में एक नौजवान आया और वो भी इसी तरह स्पोर्ट्स में आपकी तरह नौजवान था, तो उसने ही सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लगाई और मैंने देखा नीचे कमेंट्स में मुझे लोगों ने मेंशन किया था, तो मैंने देखा कि लोग उनको सपोर्ट करने के बजाय तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। तो आपने दुरुस्त फरमाया कि आवाम की तरफ आपका, आप जब मुतालबा करते हैं आवाम की तरफ नहीं, ब्रांड की तरफ करते हैं। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे में आपने गवर्नमेंट लेवल का तो मामला बड़ा ठुस है, लेकिन उसके बावजूद क्या किसी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से आपने कोई राब्ता किया कि भैया इतना कुछ कर चुका हूं, कुछ आपका भी तो हक बनता है, एप्रिसिएशन ही मिल जाए, स्पॉन्सर नहीं तो? हाँ मैम, सर इसके बारे में ना मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब रिसेंटली मैं कंपटीशन जीत कर आया हूँ, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी तो ये होता है कि सबसे पहले कि हमने कंपटीशन जीतना होता है, उससे पहले अब जीतने के बाद जो है वो हमें थोड़ी सी उम्मीद नज़र आती है कि जी शायद अब जो है आकर हम जीत गए हैं और लोकल या कोई गली मोहल्ले का कंपटीशन विन करके नहीं आए, इंटरनेशनली विन करके आए, अब जाके शायद कोई सपोर्ट जो है वो मिल जाए। तो उसमें पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ने मेरा लेटर ज़रूर लिखा, एक नहीं 2 या 3 दफ़ा उन्होंने लेटर्स लिखे हैं कि जी ये बंदे जो हैं वो पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट करके आए हैं, और खाली इन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया, वहाँ पर वो डिफीट करके आए हैं और वहाँ से जीत कर आए हैं। जी एग्जैक्टली। तो वहाँ पर एटलीस्ट उनको क्या नाम लेते हैं, उनको आप बुलाएं, गवर्नमेंट की सतह पर जो है वो लेटर्स गए हैं उनको बुलाएं, लेकिन वहाँ से अनफॉर्चुनेटली कोई भी किसी भी किस्म का जो है वो
ना कोई जवाब। और अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि आप हमें स्पॉन्सर करें या आप कोई फेडरेशन बनाएं या कंसर्न डिपार्टमेंट्स, अगर हम खेल की बात करें तो आप हमारी मदद करें, सारा कुछ एहसन खुद कर रहा है। क्या बात की जा रही है अभी जो हम एंड पे बात कर रहे हैं वो दरअसल एप्रिसिएशन की है कि एक शील्ड और आपके जो मुतल्लिका महकमा जात के वजीर हैं वो सामने खड़े हो कि आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपका उसी से खून डबल हो जाता है। लेकिन अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे तो फिर ये एक लम्हा फिक्रिया है, आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। एहसन, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड, और इंशाल्लाह आपने अभी तक कितनी कामयाबी समेटी है तो आगे भी आप ज़रूर समेटेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और आपसे मिलती हुई इंशाल्लाह आगे भी आप इस तरह से ही मेहनत करते जाएंगे तो कामयाबियाँ मिलती जाएंगी। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, आप देखते रहिए ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारा टॉपिक जो है वो इंतहाई एक टिपिकल टॉपिक है। आप सोचेंगे कि मॉर्निंग शो में आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने अपने इस पूरे महीने का जो फरवरी आने वाला है, बल्कि आ चुका है, एक दिन बाद महीना शुरू हो जाएगा, इस महीने में अगर आपने इस बढ़ती महंगाई में अपना खाना मैनेज करना है, या आप यूँ कहें कि एक आम लेमैन जो स्क्रीन के उस तरफ अभी ख़वातीन हमें देख रही हैं, जो मर्द हज़रात हमें देख रहे हैं, जिनकी सैलरीज उतनी की उतनी है लेकिन महंगाई बहुत बढ़ गई है, उन्होंने अपना सिर्फ 3 वक्त का खाना कैसे मैनेज करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्कूल फीस, आपके घर का रेंट, आपके घर के दीगर अखराजात, या अगर आप कपड़ों की बात करें, दीगर सहूलियात की बात करें, मैं उनको भी ऐड ही नहीं कर रही। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ 3 वक्त के खाने की। लेट्स सपोज अगर हम इस एनालिसिस को देखें तो नाश्ते में अगर आप ब्रेड और एग लेते हैं और घर में फॉर एग्जाम्पल आपके 6 अफराद हैं तो पर डे का जो आपका खर्च बनता है वो 750 रुपये है। और अभी आप क्या खा रहे हैं? सिर्फ अंडा और ब्रेड, रोटी को हम शामिल नहीं कर रहे। और जो कि माहाना सिर्फ अगर इस टाइम की बात करें तो ये बनता है 22,800 रुपया। और अगर हम चले आगे बढ़ते हैं, अब हम लंच की बात कर लेते हैं। लंच में हम गोश्त नहीं पका रहे, बीफ नहीं पका रहे, मटन नहीं पका रहे, सब्जियां नहीं पका रहे, हम बात कर रहे हैं चने की दाल की, जिसमें प्रोटीन भी होती है रिच। मतलब अगर हम सियासतदानों को देखें तो इस तरह की स्टेटमेंट्स तो आती रहती हैं कि आप ये इस्तेमाल करें, इसका मुतबादिल ये इस्तेमाल कर लें। हम चने की दाल फॉर एग्जाम्पल अगर हम दोपहर में बनाते हैं और चने की दाल बनाकर हम एक रोटी शामिल करते हैं और 6 अफराद एक घर में है तो ये बनता है पर डे का 750 रुपये पर डे का, जो कि माहाना अगेन 22,800 रुपये बनता है। और चलें एक और काम कर लेते हैं, डिनर भी ऐड कर लेते हैं। डिनर की अगर हम बात करें तो डिनर में भी हम कोई नई चीज़ नहीं पका रहे, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है घरों में कि दोपहर का जो खाना बनता है वही शाम को खाया जाता है, अगले दिन नई सुबह और नई दोपहर को नया खाना बनता है। तो अगर हम बात करें सिर्फ डिनर की तो अगेन चने की दाल शामिल कर लेते हैं, अगेन रोटी शामिल कर लेते हैं, तो अब भी सेम ही खर्च है। यानी अगर आप पर डे का हिसाब लगाएं तो 750 रुपये बनते हैं, और अगर महीने का हिसाब लगाएं तो 22,800 रुपये बनते हैं। अब ये टोटल बनते हैं 68,400 रुपीज़। तो एक आम लेमैन जो दीगर अखराजात नहीं शामिल कर रहा, एक जॉब होल्डर जिसकी तनख्वाह 40 से 50,000 रुपये है, वो किस तरह से सिर्फ अपना खाना मैनेज करेगा। इस खाने में घी, आटा, दाल, गोश्त, हर चीज़ हमने शामिल की है, लेकिन हम सिर्फ खाने की बात कर रहे हैं। ये एक इंतहाई टेक्निकल टर्म है, इंतहाई टेक्निकल टॉपिक है, जिसको हमने बड़े बारीकी से करने की कोशिश की और बड़ी आम सी चीज़ को हमने पकड़ा। हमने कोई बहुत ज़्यादा माहिर माशियात या जो इस तरह की टेक्निकलिटीज़ के डॉलर ऊपर चला गया है, प्राइसेस की बढ़ गई हैं, प्याज की कीमत क्या है, टमाटर की कीमत क्या है, हमने बेसिक नीड्स की बात की है जो है खाना। इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। शकील अर्रा वो हमारे साथ मौजूद है, माहिर माशियात हैं, चूँकि वो एनालिसिस अपना देते रहते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों पे कि 16% जो है रुपए की कदर कम हुई है और डॉलर जो है वो बढ़ गया है। लेकिन आज हम किसी ऐसी टेक्निकल चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे तो इसके बारे में कि एक आम आदमी जो है वो किस तरह से मैनेज करेगा 22,800 रुपये का एक वक्त का खाना, जो कि उसने दिन में 3 दफ़ा खाना, और महीने का 68,000 रुपये बनता है। शकील साहब कहिएगा कि एक आम आदमी की जो अखराजात है उसमें 30% इजाफा हुआ है, जबकि सैलरी वैसे की वैसी है, वो तो डिजिट्स वैसे ही हैं, 1% नहीं बढ़े। हाउ कुड यू मैनेज, कैसे करेगा काम आदमी? देखिए पहली बात तो ये है, हमें फंडामेंटल चीज मद्देनजर रखनी है। जो आपने कैलकुलेशन दी हैं, अगर हम इनको सच भी मान लें तो ये आपने बताया 100,000 पे चली जाती है। ठीक है, आप अगर इसको हम देखें, इसके अगेंस्ट हम सैलरी क्लास देखें, हमने गवर्नमेंट के सैलरी क्लास की अभी बात नहीं कर रहे, अभी हम आम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज क्या रखी है? अराउंड 17,000 to 20,000। बिल्कुल। 17 से 20,000। इसमें तो नाश्ता भी नहीं होता। सही बात आपकी कैलकुलेशन की हम बात करें, सही बात। तो एक बंदा पूरा महीना जो है वो नाश्ता भी नहीं कर सकता। अगर हम गवर्नमेंट की हम जो बात कर रहे हैं ना कि जो उन्होंने कैलकुलेशन रखी है, ये 22,000 का जो आपने भी कैलकुलेशन दी है,
तो गवर्नमेंट ने मिनिमम तनख्वाह ये रखी है। और इस पे भी दूसरी बात ये है कि लोगों को मिनिमम तनख्वाह नहीं मिलती, आप भी जानते हैं, दूसरे लोग भी जानते हैं। हम इर्द गिर्द देख लें अपने, हम जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, जो हम क्या कहते हैं कि कभी टीवी पे आके करते हैं, कभी उधर बैठ के करते हैं, हमारे घरों के जो मुलाजमीन, आप कभी उनकी तनख्वाह देखें। हमने जो घर में मेड रखी होती काम करने वाली, उसको 7-8 हजार से ज्यादा नहीं देते, हम उसमें भी वो खान जता रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें ना अभी हम इसको ब्रेक डाउन करके देखें। अभी तो हमने सिर्फ ये देखा ना कि बंदे की जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है या थोड़ी सी अच्छी जो इंडस्ट्री में जॉब करता है, जिसकी 70-80 हजार तनख्वाह है, हम उसको मद्देनजर रख के ये चीजें बातें कर रहे हैं। वो जो लोग हैं वो मिनॉरिटी में है, जो मेजॉरिटी में नजर आती है वो और जगह पे है। एक चीज। दूसरा, जो हमारा किसान है जिसकी हम बात करते हैं, उसको भी आप देखें, उसकी तो हमने बैक ही तोड़ के रख दी है ना, उसके बाद पैसा बचा कोई नहीं है। एक तरफ उसको बहुत ज्यादा हाई प्राइस की क्या कहते हैं खाद और ये चीजें खरीदनी पड़ती है, दूसरी साइड पे गवर्नमेंट कहती नहीं, अपनी गंदम भी लो रेट पे बेचें आप दूसरी चीजें भी लो रेट पे बेचें, तब उसकी इनकम को हमने खत्म कर दिया। अब इन चीजों को मद्देनजर देखिए, फैंसी बातें अच्छी लगती हैं कि 22,000 का नाश्ता, 22,000 का हम ये कर लें, पूरा दिन का हम महीने का लाख बना लें। मगर ये देखिए कितने लोग हैं जो लाख कमाते हैं। हमें इस ब्रेकडाउन को अब नीचे आके देखने की जरूरत है। इस हिसाब से जो हमने बात की थी 2-3 साल पहले, जो बात हुई थी कि पाकिस्तान में जो पॉवर्टी है वो 40% से ऊपर चली गई है, मगर गवर्नमेंट जो भी होती है वो दिखाती है जी दूध या शहद की नहरें बह रही हैं, पॉवर्टी खत्म हो रही है। तो ये जो चीजें ना, हमें अभी मैं जितनी मर्जी बातें करूँ, आपको कैलकुलेशन देनी शुरू कर दो, चाहे ऐसे कर लो वैसे कर लो, गरीब आदमी की सर्वाइवल का भी मसला हो गया है। अभी गुजारा करना मुश्किल की बात नहीं, अब सर्वाइवल का मसला हो रहा है। बिल्कुल। इसको हम देखें ना, पिछले हम 8-9 माह। लेकिन भाई आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बल्कि एक हफ्ता कबल मेरी मुलाकात एक रेडी वाले से हुई और उससे मैंने वैसे चीजें मैंने खरीदी, तो मैंने पूछा उनसे, तो उसने मुझे बड़े फरियाद करके ये कहा कि सिंह साहब, मैं सुबह से ये पूरी गली कूचे जितने भी मैं घूम चुका हूँ, सिर्फ 500 रुपए की चीजें बिकी। अब देखें सारे फ्रूट सारी चीजें मेरे पास हैं, लेकिन कुछ बिका नहीं है। अब मैं घर, मुझे मेडिसिन भी लेके जाने, मेरी बेगम बीमार है, बच्चा मेरा बीमार है। तो ये सिचुएशन सिर्फ एक आम आदमी को अगर हम देखें, तो ऐसे में अगर हम देखें, लोग खरीदारी में भी उस तरह दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। पहले फ्रूट लोग खरीदते थे या दीगर, अब आलू वाला जो है वो भी फरियाद कर रहा है कि पहले जिस तरह लोग आलू खरीदते थे अब वो भी नहीं कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल को अगर आप देखें तो कितना नुकसान जो आम आदमी है वो और कितना मुतासर होगा। देखिए, अब आम आदमी के बेचारे के कपड़े भी उतर चुके हैं। अब देखिए, हमें कभी अभी तो हम सिर्फ खाने की बात कर रहे हैं ना, हमने उसके बच्चों की तालीम की तो बात की ही नहीं है कि जब उसे तालीम देनी, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान में पहली जो तालीम है वो 58% लिटरेसी रेट है, मजीद हम उसमें इंक्लूड कर देंगे। फिर हमने ये भी बात नहीं किया कि यह खुदा ना खासा को गमी या खुशी का मौका होता है तो उस पर भी उसे खर्च करना है, तो वो कहाँ से करेगा। तो अब जब रेडी वाले की बात कर रहे हैं, अब किसी के पास देखे ना, जो आपको ये शहरों में बड़े बड़े ऐसे लोग नजर आएंगे जो सफेद पोश हम जिनको कहते हैं, उनके पास भी पैसा नहीं बचा। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, पिछले 8-9 माह में अगर आपके पास 100 रुपया था तो वो जो महंगाई इतनी होगी तो आपके 70 रुपए रह गए हैं। अब जो आपकी 100 रुपए में मैनेज करते हैं, 70 रुपए में आपने मैनेज करनी है, यानी कि चीजों की कीमत बढ़ रही है और आपकी तनख्वाह वहीं की वहीं अटकी हुई है। और गवर्नमेंट कहती है, देखिए अगर गवर्नमेंट कोई सिंसियरिटी से चीज देखना चाहती है तो उसको जो ऑस्टेरिटी में ये करें, बचत के जो होते हैं तरीके, वो गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे। आप इस मुल्क में मोर देन 2 ट्रिलियन रुपीज की सब्सिडी देते हैं एलीट क्लास को, 2 खरब से ज्यादा की, 2000 अरब की, और आप जो गरीब आपका मार रहा है, आप उसको कहते हैं आप 12,000 रुपया महीना ले लें बेस्ट से, आप फकीर बन के रहें, हमें वोट दें। तो ये जो चीजें होती ना, हम बात तो कर सकते हैं ऐसे करो वैसे करो, मगर जो मैं किसी से ब्लफ नहीं करना चाहता, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है हमारे लोगों की। अच्छा शकील साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी हम ना जरा बात कर लेते हैं। जी 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 जी, हरमीत कोट करें। शकील साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि आम आदमी की हम बात कभी नहीं करते, एलीट क्लास की अगर मैं बात करूं तो परसों वजारत खारजा में कुछ लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई और जब मैंने उनसे पूछा कि जो आम क्लर्क भी उनके साथ जाता है, बाहर जाता है, तो उसकी सैलरी जो है वो $10,000 से $15,000 तक है, घर का के जो अखराजात हैं वो अलग से उनको मिलते हैं। ये बोझ जो है, अगर आप नहीं समझते कि कम से कम इन पर भी अगर थोड़ी बहुत नजर होती और इनसे भी ये चीजें हटा दी जाती, जिस किस्म के जिनको पेट्रोल मिलता है बाहर जाके फिर डॉलर में सैलरी मिलती है, तो उसका नुकसान तो आम आदमी उठा रहा है, उसका जो मुश्किलात का आम आदमी को सामना है वो तो उसको नहीं है ना। आप ये सारी चीजें ऐसे मैनेज नहीं की जा सकती कि वहां से चीजें लेके आम आदमी की तालीम पे या उसकी सैलरी पे या इस चीजों पे थोड़ा बहुत खर्च की जाए।
देखें, जो हमारे डिप्लोमेटिक मिशन होते हैं वो होती है जरूरत। हम जो है दुनिया में वैसे भी हमारे बहुत कम खर्चे हैं, हमारी डिप्लोमेसी पे दुनिया में बहुत बहुत खर्च करती है। जो काटने की जगह है ना वो और है। ये आप यहाँ पर देखें, मैं जो कि यूके की मिसाल लें तो वहाँ 45 गाड़ियां उनकी मिनिस्ट्रियल में, ये वो हमारे सिर्फ सिंध में यानी कि 25,000 गाड़ियां किसी ने कैलकुलेशन दी हुई थी। हमारा आप इधर देखें, हमने यहाँ बहुत लग्जरी कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल लेवल पे आपने लड़ना होता है ना आपके मुल्क का केस, देखिए मैं कितने मसाइल हैं। कभी हम FATF में होते हैं, कभी अमेरिका हमारे मुखालिफ होता है, कभी IMF हो जाता है, कभी कोई हो जाता है। इंडिया हर वक्त हमारे खिलाफ कैंपेन चलाता रहता है उसको काउंटर करने के लिए। वहाँ हमें ये देखना है कि वहाँ की लिविंग कास्ट क्या है, वहाँ की जो लिविंग कास्ट के मुताबिक हमें इसको रिएक्शन करना पड़े तो हम कर सकते हैं। बट कहेंगे वैसे काम करें तो वो नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों ने उसी जगह रहना है और उस जगह उन्हें खर्चना भी है, डिप्लोमेसी पे भी खर्च आना है। तो हमें यहाँ जो चीजें वो देखने वाली हैं। अब देखिए हमारा हमारी जो अभी पार्लियामेंट है वो ऑलमोस्ट सारी की सारी मिनिस्टर बन गई है। अब उन्हें हर मिनिस्टर बना हुआ है। आप देखें दूसरे नोटिफिकेशन आई थी, ये भी मिनिस्टर बन गया, वो भी बन गया। अब इन हालात को यार बचत करने की वहां करनी है। फिर क्या तुक बनता है कि एक एक बंदे को आप देखें, असिस्टेंट कमिश्नर होता है, आपने उसको करोड़ों की गाड़ी दे देते हैं, बड़े बड़े घर दे देते हैं, क्या तुक बनती है? आप जिसे नौकरी करनी है वो अपने खर्चे पे करना अपनी ट्रांसपोर्टेशन। उसको किसी ने जबरदस्ती तो नहीं तो लेके आया कि आप ये नौकरी करें, वो तो दिन रात मैंने करके खुद आ रहा मैंने नौकरी करनी है। तो इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। शकील साहब, आप एक गिलास पानी पी लें, उसके बाद हम आपसे एक और सवाल करते हैं, बिकॉज ये टॉपिक इस तरह का है कि मैं ये चाहती हूँ कि हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात, ताकि बड़े लेवल पर जो बात की जाती है कि डॉलर की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल महंगा हो गया, तो महंगाई में अगर आप प्याज और सब्जियों की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, तो क्या क्या चीज़ कितनी महंगी हो गई है, घी, चीनी, दालें, ये सारी बातें हम करते रहते हैं। अभी आज बात कर लेते हैं कि मैनेज कैसे करना है हमने। अब हम उस एक आम लेमैन की बात करते हैं। लेमैन भी नहीं कहें, आप एक मजदूर बंदे की बात करें। वो मजदूर बंदा जो दिहाड़ी में, जैसे हरमीत कोट कर रहे थे कि 500 रुपये कमाता है, चले हम उसको 1000 पे ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हरमीत, अगर 1000 रुपये की आप बात करें, एक बंदा एक दिन में 1000 रुपये कमा रहा है, तो हमने तो एक एनालिसिस जो निकाला है पूरे दिन का, दोपहर के खाने की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम चने की दाल बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, जिसमें अगर हम देखें तो 150 रुपये का ईंधन इस्तेमाल हो रहा है। देखिए आप हमारी बारीकी चेक करें कि हमने इतनी इतनी चीज़ को कोट करने की कोशिश की है। 150 रुपए का ईंधन, 600 रुपए का सिर्फ मसाले और आपका घी इस्तेमाल हुआ है, 600 रुपए का। और उसके बाद अगर दाल चना की बात करें तो 120 रुपए किलो है इस वक्त की करंट, आपको मैं प्राइस बता रही हूँ। और इसके अलावा अगर आप रोटी की बात करें तो 15 रुपए की रोटी है, जो आप घर में अगर नहीं भी बना रहे हैं, आप बाहर से मंगा रहे हैं। आटे का थैले की अगर हम बात करें तो अगर उसकी कीमत भी शामिल करें तो ये 750 रुपए बनते हैं। 15 से नहीं, बल्कि आप अगर देखें ना, नान आम रोटी की अगर मैं बात करूं, 20 रुपए की रोटी मिलती है और 25 रुपए का नान है। और फिर अगर आप तिल वाली रोटी खरीदती हैं तो फिर वो 35 तक उसकी प्राइस चली जाती है। यानी जो रोटी की बात आपने की, फिर हम अगर इस सारी सिचुएशन में देखें, जो अब हम दुकानदारों के पास भी जाते हैं तो हम पहले देखते थे कि खरीदारी किस तरह होती थी। अब परसों की बात है, मैं वैसे जाहिर बात है जब रिपोर्टिंग पे जाता हूँ, ये आम आदमी के साथ उठना बैठना हम खुद एक आम आदमी, आम फैमिली से मेरा ताल्लुक है, तो मेरा भी यही काम है कि जब जाऊँ, मैं खुद जो सैलरी लेता हूँ तो मुझे अंदाजा होता है कि ये चीज़ कैसे मैनेज करनी है। तो जाहिर बात है वहाँ पर मैंने देखा कि एक शख्स रोते हुए आया और उसने ये कहा कि मेरे पास ये पैसे नहीं कि मैं चीनी और सिर्फ घी का एक पैकेट खरीद सकूँ, बच्चे मेरे भूखे, और अच्छी फैमिली से उसका ताल्लुक था। यानी ये हालात हैं। अब जो मैंने दुकानदारों से वैसे पूछा तो उनका भी यही कहना है कि पहले जो लोग 2 या 3 चीजें खरीदते थे, अब वो उनकी कोशिश होती कि अगर 2 किलो की चीनी खरीदनी है तो वो 1 किलो की ले लेते हैं या आधा किलो चीनी जो है वो खरीद लेते हैं। तो इस किस्म के हालात हैं मार्केट में। अच्छा, मार्केट में जो सैलरी का शख्स तो फरियाद कर रहा है। हरमीत, आपकी यही बात हम कोट कर लेते हैं। शकील साहब हमारे साथ मौजूद है। शकील साहब, ये कहिएगा कि चले रेट्स की हम बात कर रहे हैं, अब रेट्स जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं और मुख्तलिफ मकामात पर, अगर हम डिपार्टमेंटल स्टोर्स की बात करें, सब्जी मंडी की चले हम बात कर लेते हैं, लीस्ट बात कर लेते हैं, वहाँ पर हर रेडी से भी शुरू से लेकर आखिर तक रेट्स मुख्तलिफ होते हैं। ये जो इम्प्लीमेंटेशन होती है रेट्स की, जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट्स होते हैं वो इसको मेक श्योर कर सकते हैं या इससे थोड़ी बेहतरी हो सकती है कि कम से कम रेट जो है, जो अब महंगाई होने के बाद भी आए हैं, वो एटलीस्ट सेम रहे, तो एक आदमी जो है उसको खरीद सके, तो खरीद में आ सके। देखिए, जो लेके आता है उसने भी कुछ मुनाफा कमाना है। बात हमें ये देखनी है कि जो आपकी जनरल जो अवेलेबिलिटी है उस पे बात है। देखिए, कुव्वते खरीद की बात करनी चाहिए हमें। हमने क्या किया अभी तक? कुव्वते खरीद कैसे आती लोगों में इस तरह आती है कि उनके इनकम के सोर्सेज हों। इनकम के सोर्सेज जो पाकिस्तान में कैसे क्रिएट हो सकते हैं, हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है।
आप देख लेना कि हम सारी हुकूमतें सुनते आए हैं एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, हम यही सुनते आए ना। बिल्कुल। अब इस साल जो लास्ट ईयर गुजरा तो हमने 10 बिलियन यूएस डॉलर का खाना इंपोर्ट किया है, 10 बिलियन यूएस डॉलर का, जो कि हाई रेट से हमें बाहर से मंगवाना पड़ा, जिसकी वजह से जब हमारा ये आता है डॉलर में चेंज होता है तो हमें और भी तकलीफ होती है। मैं इस तरह देख रहा अभी प्याज की जो कीमत है आपको 500 रुपए का, यानी कि 1200 रुपए का 5 किलो मिलता है। यही प्याज जो है कि आपको 300-400 से ज्यादा नहीं होते था। अभी क्लाइमेट चेंज की वजह जो भी फ्लड आया था हमारा नहीं हुआ तो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा। इसी तरह जब हम दूसरी दालें या दूसरी चीजें बाहर से मंगवाते हैं, जिस तरह सोयाबीन ऑयल हो गया, जैसा चीजें, तो जैसे डॉलर में चेंज आती है तो लोगों को क्या होता है कि उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसका काउंटर ये था कि हम अपनी एग्रीकल्चर को इतना डेवलप करते कि हम ये लोकली प्रोड्यूस कर सकते। एक तो ये होता कि लोगों की जॉब्स क्रिएट होती, किसान को भी इनकम क्रिएट होती, चीजें भी सस्ती होती और हमारी जो लोगों की कुवत खरीद भी ज्यादा होती। हमने क्या कर रहे हैं पिछले दहाइयों से, हम ये कर रहे हैं कि हम इंपोर्ट करके अपनी चीजें पूरी करने की कोशिश करते हैं। जो हमारी अक्सर इकोनॉमी है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। हमने सबसे, मैं देखे ना 3 तरह की इकोनॉमीज होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी वो होती है जिसमें कमोडिटी होती है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, थोड़ी मोटी इंडस्ट्री होती है, और टर्शरी वो होती है जिसमें सर्विस सेक्टर होता है। सेकेंडरी होती है इंडस्ट्री की वाली। हम अभी तक प्राइमरी इकोनॉमी है, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ सेकेंडरी होने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमारी जो लीड है वो इकोनॉमी को टर्शरी इकोनॉमी की तरह चला रही, सर्विस इकोनॉमी की तरह। वो कहते देखो बैंक इतना कर गए जी, टेलीफोन इतना हो गया, मोबाइल इतने हो गए, भी आप लोगों के पास खाने को नहीं है तो लोग क्या करेंगे। जब चंद लोगों के हाथ में दौलत मुर्तकज हो जाती है सर्विस इकोनॉमी में, और जो हमारी जो सिचुएशन है वो हमारा इसका मुंह बोलता सबूत है। हम क्या कहते थे पहले, आधार ले लोगों से, अब लोगों ने तो हमें आधार देना भी बंद कर दिया। अभी जो हमारे क्राइसिस पैदा हुआ है कि हम इधर उधर भाग रहे हैं, कोई हमें पैसे दे दे ताकि हम अपनी किस्त वापस कर सकें। तो जब तक फंडामेंटल ठीक नहीं ना होंगे, बाकी ये चीज हम माजी डिस्कस करते हैं, इसका कोई फायदा नहीं। और शकील साहब एक और बात यहाँ पे कोट कर लेते हैं कि उस एक किस्त के लिए हम हर शर्त मानने के लिए तैयार है, जिसमें बड़े शाहाना शान जिनके अखराजात हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली जो बोझ पड़ेगा वो एक आम आदमी पे ही पड़ेगा। हम बात सिर्फ ये करते हैं कि किस तरह से हमने एक आम लेमैन पे बोझ डालना है, मजीद बोझ उसका बढ़ाना है, पेट्रोल महंगा करना है, गैस महंगी करनी है, बिजली महंगी करनी है, सब्जियां, फ्रूट्स और सो ऑन। क्या ऐसी चीज़ है जिसको हम महंगा करके एक आम आदमी को ही डिस्टर्ब कर रहे हैं और कोई सूरत हाल हमें सामने नहीं आ रही। तो शकील रामी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने इस हवाले से डिटेल में बात की, थैंक यू सो मच। और अब चलते हैं इंशाल्लाह, अब आपसे लेते हैं छुट्टी और कल आपसे मुलाकात करेंगे और कल एक नए इश्यूज़ के साथ जो कि आपके लिए बेहतर है। कोशिश हम ये करते हैं कि आपको थोड़ा सा गाइड कर सके। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।